इनको अपनी सियासत से फुर्सत हो, इनको अपनी धमका चौकड़ी से फुर्सत हो, तो ये सोचे पाकिस्तानियों का या गरीब लोगों का। इनका क्या ताल्लुक है गुर्बत और गरीब लोगों से। इदारों ने अगर उनको मजबूर किया होता तो परवेज लाई की औकात है कि वो इदारों के खिलाफ चला जाता ना। खान साहब के अपने मामलात हल होंगे, वो सड़कों पे ही रहेंगे, जलील और रुसवा होंगे। 35 हल्कों पे एक साथ लड़ ले इलेक्शन और टार्जन आ जाएगा वहां पे। ये आते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह सब्र और कनात से राह करें, कम पैसों में राह करें, और उस लेक्चर के भी 3 लाख रुपया लेके चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महफिज तबस्सुम। नाजरीन, खान साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान में अर्ली इलेक्शंस हो जाएं और इसी तनाजुर में खान साहब ने जो 2 सूबों में उनकी हुकूमतें थी उनकी असम्बलियों को भी डिसॉल्व कर दिया और अब खान साहब कह रहे हैं कि हम मजबूर कर देंगे कि अप्रैल में ही इलेक्शंस हों। तो मुबश्शिर साहब, जाहिर है इमरान खान साहब की विफाक में 70 सीटें हैं पीटीआई की और इसके अलावा 2 हुकूमतें उनकी जा चुकी हैं, सूबाई हुकूमतें। आपको क्या लगता है इस सारे सूरत हाल को देख रहे कि पीटीआई हार रही है या जीत रही है? मुझे ये लगता है मावेश के पाकिस्तान हार रहा है। पीटीआई ने क्या हारना और क्या जीतना, मुझे पाकिस्तान की फिक्र है, क्योंकि जो खान साहब की पॉलिसी है वो एंटी पाकिस्तान पॉलिसी। अब इसमें कोई दो राय नहीं रहेगी और कोई इसमें शक नहीं रह गया। और बात यह है कि इमरान खान सिर्फ एक केओस क्रिएट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, वो कर रहे हैं और उनकी तो तसल्ली होनी नहीं है किसी तरह किसी भी बात से। जब अगले इलेक्शन भी हारेंगे तो फिर कह देंगे हमारे साथ धांधली हुई, मैं तो पहले ही कह रहा था। जो कराची में अब हुआ, कराची में कितने एमएनए और कितने एमपी और सारी वो सीटें लूज हुई ना अपने झूठों की वजह से। तो अब दोबारा आप देखें कि वही चीज पंजाब में भी आएगी और वही चीज केपीके में भी जाएगी। ये अब डिटेरियोरेटिंग फिनोमेना है, ये एक एंडिंग फिनोमेना है और ये एक ऑर्गेनिक तौर पे अपनी मौत आप मरे। सर, लेकिन आप हमेशा ही कहते थे कि इलेक्शंस जल्दी नहीं होंगे, आपको होते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन करवाने के इकदाम शुरू कर दिए हैं। बस जरूर करे, लेकिन मुझे इलेक्शन जल्दी अभी भी नजर नहीं आ रहे माधुर। अच्छा, मैं ये समझ रहा हूँ कि सितंबर अक्टूबर में ही होंगे जाके वो। और अगर आप देखें अब मार्च में अगर इलेक्शन होता है और फिर आप अगस्त में आप फिर असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि जनरल इलेक्शन होना है सितंबर अक्टूबर में, तो ये किसके फेवर में है? ये गरीबों को खाना खिला दें इतने पैसों का, इतने अरबों रुपए जो खर्च कर रहे हैं। वो सलाब सदगान को जाके उनके टेंट बना दें, उनको कोई स्वेटर दे दे, उनको कोई बीज दे दे उनको अपनी खेतों पे लगाने के लिए। लेकिन इनको अपनी सियासत से फुर्सत हो, इनको अपनी धमका चौकड़ी से फुर्सत हो, तो ये सोचे पाकिस्तानियों का या गरीब लोगों का। इनका क्या ताल्लुक है गुर्बत और गरीब लोगों से। ये वो इनके नौकर हैं, इनके लिए गुलाम है। और बहरहाल मुझे अभी भी इलेक्शन इतनी जल्दी टाइम पे नजर नहीं आ रहे जितना इमरान खान समझते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो तैयारियां कर रहा है ना। करने दे, देखते हैं। 9 मन तेल होगा तो राधा भी डांस कर लेगी, यही हो सकता है। सर, खान साहब एक तरफ कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि परवेज इलाही साहब को इदारों ने मजबूर किया कि वो असेंबलियां ना तोड़ें। तो फिर हम खान साहब की कौन सी बात पर यकीन करें? खान साहब की किसी बात पर यकीन ना करें। उनकी एक दिन कुछ बात होती है, दूसरे दिन कोई और बात होती है, तो फिर इवेंचुअली परवेज लाई ने कर दिया। तो क्या इदारों ने अगर उनको मजबूर किया होता तो परवेज लाई की औकात है कि वो इदारों के खिलाफ चला जाता? परवेज लाई की कोई हैसियत है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चला जाता? इसलिए खान साहब की किसी भी बात पे यकीन करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हर रोज एक स्टेटमेंट देनी होती है ताकि उस दिन वो डिस्कस हो। आज आप इस बात को डिस्कस करिए, कल उन्होंने क्या नया शोशा छोड़ देना है, परसों नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इमरान खान का पल्ले से क्या जा रहा है? खान साहब डिस्कस होंगे, जाहिर है खान साहब इतने पॉपुलर लीडर हैं, खान साहब को डिस्कस तो किया जाएगा, चाहे वो कोई न्यूज चैनल हो या हम यूट्यूब। हम खान साहब को उनके पॉजिटिव्स की वजह से डिस्कस करें ना अगर, तो काश फिर अच्छी बात है ना कि उन्होंने 4 साल में ये कारकर्दगी दिखाई, उन्होंने ये किया, उन्होंने मईशत के लिए किया, उन्होंने लोगों के लिए किया, उन्होंने मुल्क के लिए किया। वो चीज तो डिस्कस करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, उन्होंने बैंकरप्ट कर दिया। हम सिर्फ उनकी शुरलियां डिस्कस कर रहे हैं ना, आज ये तो कल ये तो परसों वो। आप पिछले 1 हफ्ते की शुरलियां उठा के देख लें, आपस में किसी का लिंक है, किसी का कोई मैच है?
चलिए सर, आपने शुलियों की बात की तो एक और भी ज़ाहिरा खान साहब के बारे में इस तरह की भी बातें हो रही हैं कि जो घर नहीं संभाल सका वो मुल्क क्या संभालेगा। खान साहब के 3 साल देख लें। ये जो कासिम अली शाह साहब और खान साहब का तनाज़ा चल रहा है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? मैं किसी के घर के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता और मैं इतना लो स्टूप नहीं करूंगा कि मैं किसी के ऊपर ये बात करूं कि वो घर नहीं चला सकता। ये घर तो चल रहे हैं। अब वो उसने चॉइस ये की हुई है कि जिस तरह से वो चलाना चाह रहा है उस तरह वो चलाए, ठीक है। मैं और आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमें अपनी पॉलिटिक्स में या तज्जियों में किसी के घरों को या घर वालों को लेके आना चाहिए। सर, कासिम अली शाह साहब को भी लोग बहुत सुनते हैं। आप समझते हैं कि उनको इस तरह की बात करनी चाहिए थी? मेरा नहीं वो ख्याल। ज़ेर मैं जो अपने लिए बात सही नहीं समझता, मैं किसी और के लिए कैसे समझूंगा सही। बिल्कुल, क्योंकि वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और लोग उनकी बात को अहमियत और ये मोटिवेशनल स्पीकर बड़े अच्छे होते हैं यार। ये आते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह सब्र और कनात से राह करें, कम पैसों में राह करें, और उस लेक्चर के भी 3 लाख रुपया लेके चले जाते हैं। तो ये मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स का कोई बड़ा फैन नहीं हूँ ज्यादा। सही, सही। सर, लेकिन लंदन से खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून एक बयानिया तश्कील दे रही है। वो बयानिया यही है कि बाजवा साहब को, साकिब निसार साहब को और जो फैज़ हमीद साहब हैं, इनको जो है वो इल्ज़ाम दिया जाए। जो भी सारी चीज़ें हुई हैं, इन पर सारी चीज़ डाली जाए। तो आप समझते हैं कि इस बयानिए से जो नून लीग की एक बिखरी हुई सियासत है, वो बहाल हो सकती है? नहीं, बिल्कुल हुँ, नहीं। बल्कि इसका एडवर्स इफेक्ट होगा। देखिए मुझे मैं आपको एक पर्सनल बात बताऊं कि हुँ, मुझे एक दफा डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने पूछा, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उनका, हुँ, यार मैं पीटीवी का एमडी था और मैं जब छोड़ा मैंने, तो लोग मुझे इतना ट्रोल क्यों कर रहे हैं, इतना क्यों अपना बातें कस रहे हैं मेरे ऊपर, तो मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया पे। हुँ, और मुझे उन्होंने कहा कि तुम तो मुशर्रफ के मिनिस्टर भी रहे हो और अच्छा, चेयरमैन भी रहे हो पीटीवी के, तो तुम्हें नहीं लोगों ने कभी बुरा कहा, तो मुझे क्यों कह रहे हैं ये। उन्होंने, तो मैंने उनको कहा कि लोग ये समझते हैं कि आसिफ जरदारी साहब ने आपको फेवर दिया, पीटीवी का एमडी बनाया, हुँ, और आप हुँ, निकलकर उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहे हैं। मुझे मुशर्रफ ने फेवर किया, उसने मिनिस्ट्री भी दी, सब कुछ दिया, ये नहीं, तो मैंने कभी उसके खिलाफ बात नहीं की है। हमारे मुल्क में एक रवायत है कि अगर आप लोग ये समझे कि ये आप फला आदमी ने आपके ऊपर एहसान किया और आप हुँ, उसके खिलाफ जाते हैं बयानिया बनाने के लिए, तो लोग हुँ, उस आदमी को चाहे अच्छा समझे चाहे बुरा समझे, आपको अच्छा नहीं समझेंगे कि यार इसका तो कैसे? मोहसिन था, इसने उसको बुरा कहा। तो जिस बाजवा को, अगर बाजवा साहब के ऊपर या किसी और के ऊपर पीएमएलएन बयानिया बनाना चाहती है, तो उन हुँ, बाजवा साहब ने तो इमरान खान के नीचे से सपोजिटली जमीन निकाली, जमीन हुँ, खींची और उसको धड़न हुँ, तख्ता किया, और इनको हुँ, फायदा हुआ और इनकी हुकूमत बनी, और इमरान ने ये ब्लेम किया कि जी हुँ, ये इम्पोर्टेड हुकूमत ये लोग लेके आ गए। तो हुँ, बेसिकली इनका तो बेनिफिशियरी हुआ ना। इनको तो इस किस्म के बयानियों से दूर रहना चाहिए। फैज हमीद का जहां तक ताल्लुक है, तो यस, उसने बहुत ज्यादा गंद किया, वो बहुत ज्यादा लो लेवल पे चले गए थे हर साइड पे, हुँ, और एंड में उन्होंने नवाज शरीफ को कांटेक्ट भी किया और एक से हुँ, ज्यादा बारी किया कि जी आप मुझे चीफ बना दें किसी तरह, तो आप देखें हुँ। मैं इमरान खान का क्या हाल करता हूँ। ये भी वो कर चुके हैं हजरत, कोशिश। अच्छा। तो ठीक है, फैज हमीद का को तो एक्सपोज करना चाहिए लोगों के आगे, क्योंकि वो तो किसी के साथ सगा नहीं था। सर, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब भी इस्लामाबाद से लंदन के लिए रवाना हो गए हैं और ज़ाहिर है वहाँ पे नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी और जो पंजाब की सियासत है उस पर हिकमत अमली बनाई जाएगी। आप समझते हैं कि अकेले राना सनाउल्लाह साहब पंजाब ही पूरे पाकिस्तान में जो नून लीग है उसको संभाल सकता है? देखिए, ये तो मैंने आपको 3 दिन पहले कहा था ना कि राना सनाउल्लाह जो है वो लंदन आ रही है, जी हाँ। और उनका मुतवक्के था। लेकिन इससे ये फर्क पता चलता है कि हमजा शहबाज वगैरह जो है वो कितने को फ़ाल हैं और कितने को इफेक्टिव हैं, हुँ, और उनकी नहीं सुनी जा रही है, मलिक अहमद खान की भी नहीं सुनी जा रही, या अता तारड़ वगैरह, इन लोगों को नहीं बुलाया मियाँ साहब ने, हुँ, उन्होंने राना सनाउल्लाह को बुलाया। क्योंकि राना सनाउल्लाह हुँ, जो है वो, अब जब असेंबलियां खत्म हो गई हैं, तो वो इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पे केसेस करके पीटीआई और पीटीआई वालों को वो उनकी दौड़े लगवा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है हुँ। जो भी लायामल होगा ना, उसमें राना सनाउल्लाह की पोर्टफोलियो जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हो जाएगा, और ये सही है। वो उनसे, उनके साथ ही वो प्लान बनाएंगे, किसी और के साथ जरूरत नहीं है पंजाब की। सर, लेकिन एक सवाल है कि शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफीक साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, ये कहाँ गायब हैं आजकल? बिल्कुल ही मंज़र से गायब हैं।
और ये अफवाहें भी अब उड़ना शुरू हो गई हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो शायद अलग पार्टी भी बनाने लगे। देखें, मुझे ये नहीं पता कि अब्बासी साहब अलग पार्टी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि वो दुखी हैं और वो इतने खुश नहीं है इस सेटअप में। उनके साथ मिफ्ता साहब भी, उनके साथ कुछ और लोग भी हैं। नून लीग एक जंग आलूद पार्टी तो हो चुकी है और उसके अंदर काफी मसाइल हैं और उसकी अपनी सीनियर लीडरशिप में बड़े मसाइल हैं, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये आरिफ हमीद भट्टी साहब ने रिपोर्ट किया है कि जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपनी पार्टी बनाने लगे हैं। तो अगर तो वो बना लेते हैं तो फिर तो आपके शेख रशीद की प्रेडिक्शन सही हो जाएगी कि नून में से शीन निकलेगी। तो शीन जो है वो शहबाज शरीफ को लोग समझते रहे, लेकिन एक्चुअली शाहिद खाकान फिर होंगे। तो नहीं, वो नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि अभी ये बहुत कबलस वक्त है कि शाहिद खाकान अब्बासी इस तरह की कोई बात करे और अपनी पार्टी बनाए। वो नाराज हो सकते हैं, खफा हो सकते हैं, लेकिन वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं जाएंगे। आई विल बी वेरी सरप्राइज। सर लेकिन केपी असम्बली भी तहलील हो चुकी, पंजाब असम्बली भी, लेकिन अभी तक निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर नहीं हो सका और ये मोहसिन नकवी साहब के हवाले से खबर आ रही है कि शायद वो पंजाब के निगरान वज़ीर आला उनके काफी चांसेस हैं मोहसिन नकवी के को पंजाब के वज़ीर आला हो जाएंगे। केपी के का तो आई थिंक अगले 1-2 दिन में हमें पता चलेगा, लेकिन अब देखते ही हैं कि इन नामों पे जो PMLN नाम भेजे हैं इनके ऊपर जो है वो PTI क्या कहती है और फाइनली इलेक्शन कमीशन ने उस पर ओके करना है। बट अगर दोनों ने एग्री कर लिया तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास कोई चारा नहीं है सिवाय उसको ओके करने के लिए। तो आई थिंक दैट इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स। सर खान साहब ने लेकिन एक बार फिर से सड़कों पर आने का इंडिया दे दिया है। आप समझते हैं कि सड़कों पर आने से मुल्क की जो मईशत के मामलात हैं वो हल हो सकता है? नहीं, ना खान साहब के अपने मामलात हल होंगे, वो सड़कों पे ही रहेंगे, जलील और रुसवा होंगे, खार होंगे। और पिछली बारी भी सड़कों पे आके देख लिया तो उन्होंने चंद 100 लोग उनके साथ होते थे, हजारों में भी नहीं थे, लाखों में तो दूर की बात है। और लोगों को रोटी पानी की फिक्र लगी हुई है, लोगों को अपनी जरिया मुआश की फिक्र लगी हुई है। वो जो कमेटियां डालने वाली आंटियां हैं उन्होंने जाना है खान साहब के पास अपनी गाड़ियां लेके तो चली जाएं, लेकिन एक जेन्युइन पाकिस्तानी जो है उसको इस वक्त ना कोई हमदर्दी है ना कोई दिलचस्पी है, और उसको नजर आ रहा है कि कौन कितना सच्चा और झूठा आदमी है। कहने को सादिक और अमीन है और घर में अपने उसके क्या करतूत है और उसके अपने क्या करतूत है। तो आप फिक्र ना करें, इट्स अ डिटीरिएटिंग बबल, जो मैंने आपको पहले कहा था। सर कल जो 35 अरकान कौमी असम्बली के स्पीकर ने जिनके इस्तीफे मंजूर किए थे उनमें से जो 33 हैं उन हलकों में खान साहब ने खुद से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। PDM ज़ाहिर इलेक्शन नहीं लड़ रही, तो खान साहब का तो इसमें फायदा नहीं है। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे एजल आपके पीछे आपकी बेटी जो है वो शोर मचा रही है ना, उसको भी पता नहीं है कि शोर मचाना चाहिए कि नहीं। इमरान खान का बिल्कुल यही मेंटेलिटी है, इसी उम्र के बच्चे की तरह है, उसको पता नहीं है उसको कब शोर मचाना है और कब शोर नहीं मचाना। 35 हल्कों पे एक साथ लड़ ले इलेक्शन और टार्जन आ जाएगा वहां पे, और 35 के 35 हल्के जो हैं फिर इसका मतलब है एक ही सीट रिटेन कर सकते हैं ना। अगर मैं कहता हूँ सारी भी जीत जाए तो एक ही सीट रिटेन करेंगे ना। तो आइंदा जो जनरल इलेक्शन होगा उसे 1200 हल्कों में एक साथ लड़े और ठीक है, बाकी सारी पार्टी जो है वो फारिग होगी। पार्टी को अपनी औकात तो पता चल जानी चाहिए और पार्टी के लीडर्स और MNAs को भी अपनी औकात और हैसियत पता चल जानी चाहिए कि उनको उनका लीडर इस काबिल नहीं समझता कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं, हार सकते हैं, बल्कि वरना वो उनको लगा के उनको जितवा देता। यानी पैसे वो खर्चे वो करेंगे और वो जो है ना शो जो है इमरान खान की बनेगी। तो ये PTI के लिए बड़ा नुकसानदेह है, किसी और को फायदा हो या ना हो। और अगर ऐसा होता है तो बात तो फिर वही जनरल इलेक्शन तक ही जाएगी ना, उसके बाद बार बार तो बाई इलेक्शन नहीं होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर लुकमान साहब आज के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह। 32 सीटों से इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है कि जी वो तमाम सीटों से खुद ही लड़ेंगे। देखिए पीपल्स पार्टी जो है वो किसी तौर पे इलेक्शन का बाइकाट करने के ऊपर तैयार नहीं, वो नाराज होने पे हमा वक्त तैयार रहते हैं। ये मौलाना फजल रहमान हों, पख्तून नेशनलिस्ट हों, बलोच नेशनलिस्ट हों, अब उनको ये पैगाम दिया गया है कि या तो भाईजान आप असम्बली आना शुरू कर दें वरना हमने इनके साथ आपको भी रगड़ा लगा दें। लेकिन मरियम नवाज शरीफ ने बगावत की है, आपको पता है वो बड़ी बागी तबीयत की खातून है।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अफीफा रॉ और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज्जियाकार रिजवान रजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पीटीआई के अगेंस्ट जो है वो इस्तीफे तो कबूल कर लिए गए, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि पीडीएम में खुद भी कोई लड़ाई झगड़ा पड़ गया है और अब पीएमएल-एन और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो एक साइड पे नजर आते हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो दूसरी साइड पे नजर आती है। तो आपको क्या लगता है कि अब इनकी आपस की ये जो लड़ाई है उसका क्या रिजल्ट होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपस में लड़के पीटीआई को कोई फायदा पहुंचा बैठे? अच्छा, हम पहले ये सिचुएशन वाजे कर दें कि देखिए, पीपल्स पार्टी के जो स्पीकर हैं पीडीएम के अंदर, राजा परवेज अशरफ साहब, उन्होंने कल 35 इस्तीफे कबूल किए, जिनमें से 2 खवातीन के हैं जो पीटीआई की हैं, और 2 इस्तीफे जो हैं वो जनाब शेख रशीद और उनके भतीजा साहब के हैं। भतीजा साहब तो खैर पीटीआई से लड़े थे, शेख रशीद साहब अपनी कलम दवात से लड़े थे। तो इस तरह पीटीआई के अगर हम देखें तो वो जो हैं वो 32 इस्तीफे बनते हैं और एक शेख रशीद साहब की सीट यूँ 33 बनते हैं और 2 खवातीन की सीट यूँ 35 इस्तीफे पूरे हो जाते हैं। तो 32 सीटों से इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है कि जी वो तमाम सीटों से खुद ही लड़ेंगे। अब इस सिचुएशन के अंदर पीडीएम के अंदर से 2 आवाज़ें बाहर आई हैं। एक आवाज़ जो है वो पीपल्स पार्टी से आई है, जो कदरे थोड़ी सी कम आवाज़ है, लेकिन है कि हमें ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। और एक आवाज़ जो है, 2 आवाज़ें जो हैं वो पीएमएल-एन और जेयूआई से आई हैं और वो कहते हैं कि जी हमें ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए और इमरान खान को अकेले भागने देना चाहिए इस मैदान के अंदर। अब दोनों के पास अपने अपने आर्गूमेंट हैं। बेसिकली इस्तीफे मंजूर करने का जो आइडिया था वो पीपल्स पार्टी का था कि इस्तीफे मंजूर करें, ये मुंतखब होके आए, हलफ ना उठाए, फिर मज़ीद मंजूर करें, तो आइंदा जो इलेक्शन हमने कराना है उसके अंदर ये हाफ जाए ना। क्योंकि आप ये जहन में रखिए कि इन्होंने जो पिछले 7 इलेक्शन जीते थे, 7 सीटों से जो इलेक्शन जीते थे इन्होंने, उसके ऊपर हलफ तो किसी पे नहीं उठाया इमरान साहब ने, और उसका जो वक्त होता है वो 3 माह का होता है। अक्टूबर में मेरा ख्याल है वो इलेक्शन हुए थे, तो 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर 1, 15 दिसंबर 2 और 15 जनवरी 3। अभी जो नया कानून जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब पास करवा के गए हैं, उसके तहत अभी ये सीटें खाली डिक्लेयर होके दोबारा इलेक्शन होने हैं इनके, तो वो भी एक तमाशा लगना है। तो इन 35 सीटों के ऊपर जो है, जब वो इलेक्शन, या 32 सीटों के ऊपर जो इलेक्शन होने जा रहा है, या 33 सीटों के ऊपर जो इलेक्शन होगा, उनके ऊपर जो है जेयूआई और पीएमएल-एन के अंदर से ये आवाज़ है कि जनाब हमें अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करना चाहिए। जबकि पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि चूँकि हमने कराची से पीटीआई को पूरी तरह मतलब कि सफाया कर दिया बकौल उनके अपने, हालांकि अगर हम देखें तो अभी तक 20% के राउंड अबाउट मैंडेट जो है वो पीटीआई के पास मौजूद है, ठीक है, लेकिन वो उनके ख्याल में उन्होंने पीटीआई का सफाया कर दिया है। तो 9 सीटें जो हैं इसकी वो बंदर बांट करें। ये जो 9 सीटें कुछ अरसे के लिए दस्तयाब हुई हैं कराची से, इनकी बंदर बांट की जाए। तो लेकिन एक और भी बात है, और वो ये है कि कराची की इस वक्त पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर कोई नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। हमारा सबसे बड़ा शहर कराची। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। अब अगर आप ये पूछें कि होगा क्या, मैं इसी तरफ ही आ रही थी कि सिचुएशन तो आपने क्लियर कर दी, लेकिन अपना कोई एनालिसिस बताएं, कोई हमें भी अंदाजा लगाने में आसानी हो कि आगे सिचुएशन बनेगी क्या। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो किसी तौर पे इलेक्शन का बाइकाट करने के ऊपर तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी ने एक बाइकाट किया था इलेक्शन का 85 का, और जिसको वो आज तक नहीं भूली और भुगत रही है। उनका कहना है कि अगर वो 85 के इलेक्शन का बाइकाट ना करते जो गैर जमाती बुनियादों पे थे, तो पीएमएल-एन जो थी वो एक फोर्स के तौर पे ना उभरती और वो वाहिद सियासी कुव्वत के तौर पे रहते जिनका मुकाबला गैर सियासी कुव्वतों से था। तो इसलिए अब वो तो किसी भी कीमत पर इलेक्शन का बाइकाट करने को तैयार नहीं है। नंबर 1 बात।
नहीं, नंबर लेकिन दो, अगर पीडीएम से पीएमएलएन और मौलाना साहब जो है वो नहीं मानते, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब पीडीएम के सरबराह तो बहरहाल वही हैं, तो अगर वो उनसे एग्री नहीं करते तो फिर आपको क्या लगता है कि अकेली पीपल्स पार्टी कुछ कर सकेगी? नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होना। इस तरह मैं आपको अर्ज कर देता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना, वो एक छोटे सूबे की पार्टी के तौर पे उनकी थिंकिंग है, ठीक है। छोटे सूबे की हमारी जितनी भी कुव्वतें हैं, उनका ये ख्याल होता है कि उनको वो नाराज होने पे हमा वक्त तैयार रहते हैं, ठीक है। वो नाराज होने पे हमा वक्त तैयार रहते हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान हों, पख्तून नेशनलिस्ट हों, बलोच नेशनलिस्ट हों, ये नाराज होने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर भी ये फार्मूला लगता है। मुझे ये लगता है कि अगर ये सिचुएशन मज़ीद आगे बढ़ती है तो फिर ये होगा कि पीडीएम की बजाय पीपल्स पार्टी कराची का इलेक्शन तो नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो हो सकता है कि पीडीएम फिर दो हिस्सों में इस मसले के ऊपर तकसीम हो जाए। पंजाब और केपी के अंदर वो बाइकआउट में हों कि हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन सिंध के अंदर जो है पीपल्स पार्टी जो है, पीडीएम की जो एक मेजर कोलिजन पार्टी है, वो इलेक्शन लड़ रहे हों। ये तकसीम बड़ी वाज़े होनी है। मुझे नज़र आ रहा है कम वोट में पीपल्स पार्टी भले उसको 3 दिन के लिए भी, ये तो 6-7 माह की बात है, 3 दिन के लिए भी मिलेगी सीट तो वो नहीं छोड़ेगी। ख़ास तौर पे जब ये भी ऑप्शन ज़ेरे गौर है कि इसी असम्बली को 6 माह के लिए आगे ले जाया जाए, इसकी मुद्दत को, कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, तो उस सूरत में तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। सही, ठीक हो गया। तो ये है सूरत हाल। अब जो है इसके अलावा लेकिन सर जिस तरह से कल राना सनाउल्लाह ने राना सना एक और भी खबर ले लें इस हवाले से, वो ये है जी बिल्कुल कि इस वक्त ये इतलात हैं कि पीटीआई के कुछ अरकान जो पहले अंदरूने खाना मिल के स्पीकर साहब को कह के आए थे कि हमारे इस्तीफे कबूल नहीं करने, अब उनको ये पैगाम दिया गया है कि या तो भाईजान आप असम्बली आना शुरू कर दें, ठीक है, वरना हमने इनके साथ आपको भी रगड़ा लगा देना है। आप असम्बली आए और जो अंदर यानी आप ये खबर दे रहे हैं कि अभी मजीद कुछ और इस्तीफे भी कबूल होने वाले हैं? हाँ, 16 के करीब इस्तीफे लाइन में लगे हुए, तो अच्छा। मतलब अगला चंक उनका आएगा। लेकिन वो जो लोग जिन्होंने राजा साहब से मिल के जाती तौर पे कहा था कि ये ऐसे ही, लेकिन रजी साहब एक बात मुझे बताइएगा, पंजाब असम्बली जो है वो तहलील हो चुकी, केपी असम्बली तहलील हो चुकी, अब 35 और 16 का फिगर अगर हम जमा करते हैं तो ये भी एक अच्छा खासा फिगर बन जाता है। तो अगर 41 हो गए, 11 पहले हो चुके हैं, वो हो गए नहीं, उनमें से 9 पहले हो चुके हैं, तो 50 जो हैं वो सीटें जो बराह रास्त इलेक्शन में जा सकती हैं वो हो नहीं, 2 इधर से भी निकालें तो तकरीबन 46-47 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जो कि बराह रास्त मुंतखब हुई हैं, वो हो चुके हुए हैं 200। तो सर इतनी सीट्स पे जो इलेक्शन करवाना है तो फिर बेहतर नहीं है कि जनरल इलेक्शन ही करवा लें? यही वो आर्गूमेंट है जो पीटीआई दे रही है कि जनरल इलेक्शन करवा दें। अब जनरल इलेक्शन करवाने से पहले जो है पीडीएम के सामने जो रौला पड़ा हुआ है वो ये है कि आईएमएफ अपनी बात नहीं मान रहा, ठीक है। डॉक्टर साहब की बात आईएमएफ ने नहीं मानी। उन्होंने कहा जी 7 रुपये 10 पैसे बिजली की कीमत में इजाफा करें और 50% जो है वो गैस की कीमत में इजाफा करें, ठीक है। और मतलब 400 तैयार हो जाए कि सुनने खबर दे रहा हूँ आपको, 400 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगाएं अगले 5 माह के अंदर जो आपने रिकवर करने हैं, तो फिर तो हम 400 अरब रुपए के, जी 400 अरब रुपए के, तो फिर तो हम आपके साथ जो है वो आपका पैकेज थ्रू कर देते हैं। अब पीडीएम को ये है कि अगर ये फैसले लेने हैं तो ये हम क्यों लें, एक उनके अंदर ये भी सोच है, तो फिर खसमान उखाए, असम्बली तोड़े और जाएं, ठीक है। लेकिन जो है दूसरा ख्याल ये है कि नहीं, अगर हम ये इकदाम करते हैं तो फिर हम असम्बली की 6 माह से 1 साल मुद्दत खींच लें, आगे एक्सटेंड कर लें, जो कि आइन के अंदर उनको प्रोविजन हासिल है। एक दफ़ा में वो 6 माह असम्बली की मुद्दत एक्सटेंड कर सकते हैं और फिर अगर ना उनका वो मकसद पूरा हो तो वो 6 माह के लिए मजीद कर सकते हैं। टोटल असम्बली की मुद्दत 1 साल के लिए वो एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन
जिस तरह हमारी अदलिया है वो तो इनको नहीं करने देगी, क्योंकि मतलब कि इस तरह तो वो इमरान साहब के खिलाफ जा रही होगी। तो वो फिर लोग वो आर्गूमेंट देते हैं कि जनाब अगर अदलिया ने नोटिस लेके जो है वो आपका ये फैसला रिवर्स कर दिया। तो ये इस वक्त मुबाहिस जारी हैं और इन्हीं मुबाहिस के लिए इस वक्त जो है वो PMLN की क़यादत जो है उनको तलब किया गया है। और वैसे बाय द वे 21 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी मरियम नवाज शरीफ और उसमें वो अपने वापस आने का ऐलान करेंगी। उनको मतलब कि कहना तो नहीं चाहिए, अल्लाह ताला हर किसी को दे। उन्हें थायराइड का जो है वो था जी। मेरा वो बीमारी का नाम लेने को दिल नहीं कर रहा, बड़ी खौफनाक बीमारी है, लेकिन वो उन्होंने निकाल लिया। अभी तक उनके स्टिचेस अगर हुआ तो आज या कल में रिमूव होंगे। वो आपने देखा जब वो उतर रही होती हैं तो अपने वो उन्होंने वो मफलर लिया होता है, बिल्कुल गला ढका होता है। बिल्कुल, तो नवाज शरीफ साहब का ख्याल है और वो जल्दी पाकिस्तान आए और ताकि इस सारी सिचुएशन को जो है वो थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। नहीं, नवाज शरीफ साहब का ख्याल है कि वो वापस ना आए, ठीक है। अच्छा, मतलब नवाज शरीफ साहब खुद तो नहीं आ रहे और वो ये भी नहीं चाहते कि मरियम आए, और उनका ख्याल है कि इसकी जो फॉलो अप होता है, अगर ये स्टिचेस वगैरह जो रहते हैं ये कहीं ख़राब हो जाते हैं तो वो बोलने की सलाहियत से भी महरूम हो सकती हैं। तो इसलिए इतना बड़ा रिस्क ना लें और यहीं पे रहें। मतलब कि कोई बात नहीं, हम एक और इलेक्शन हार भी जाएंगे तो कोई मसला नहीं, अगर तुम्हारी वजह से ही हारना है तो। लेकिन मरियम नवाज शरीफ ने बगावत की है, आपको पता है वो बड़ी बागी तबीयत की खातून है, ठीक है। तो उन्होंने अपने वालिद साहब की इस एडवाइस के ख़िलाफ़ उनको कायल किया है कि नहीं आप मुझे जाने दें और मैं सस्टेन कर लूँगी ये वो सारा कुछ। तो इसलिए अब वो 21 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और अपनी वापसी का ऐलान करेंगी। अब तक की इतला यही है। दूसरी जानिब अब ये भी देख रहे हैं कि पंजाब में जो है वो एक नाम बिल्कुल वो कंफर्म किया जा रहा है और मुख्तलिफ ज़राए से कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो आगे केयर टेकर जो है वो चीफ मिनिस्टर होंगे। देखिए इस वक्त ना दो जर्नलिस्टों की दो लॉबीज हैं जो कि चीज़ों को पुश करने में लगी हुई हैं। एक इस्लामाबाद की लॉबी है हमारी, ठीक है, जर्नलिस्टों की, जो कह रही है कि तकरीबन नाम फाइनल हो चुका है अहमद नवाज सखेरा साहब का और वो 31 जनवरी से पहले रिटायरमेंट लेके केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, ठीक है। अहमद नवाज सखेरा साहब जो हैं वो ये जो आपका है ना तोशाखाना केस के अंदर इनका नाम बहुत गूंजा था और इंफॉर्मेशन ना देने की बुनियाद के ऊपर इनको इंफॉर्मेशन कमीशन ने इनकी एक तनख्वाह के बराबर फाइन किया था, ठीक है। तो अहमद नवाज सखेरा साहब का केस हमारे इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट प्लीड कर रहे हैं, लेकिन वो जो हैं वो अमेरिकन नेशनल भी है ना साथ में, तो लेकिन बहरहाल उनका पुशअप हो रहा है। उनके मुकाबले में हमारे जो दोस्त तो नहीं हम कह सकते भाई वो मीडिया मालिक हैं, लेकिन लाहौर के जो हैं मोहसिन नकवी साहब उनका नाम है। और मोहसिन नकवी साहब के पर्सनल स्टाफ के हवाले से कल आपके सामने बैठे हुए वो बंदे ने खबर दी थी कि जनाब वो उनको प्रोटोकॉल भी मिलना शुरू हो गया है और उन्होंने उनके किसी पर्सनल स्टाफ से फ़ोन करके बात भी की थी कि मोहसिन नकवी साहब को केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल प्रोटोकॉल मिल गया है। अब ये दो लॉबीज की, ये दो जर्नलिस्ट लॉबीज की लड़ाई मुझे तो लगती है। जो ये व्लॉग है ना, मुझे लगता है कि ये बस इसी कंफ्यूजन को डिस्कस करने के लिए था और बजाय कोई कंफ्यूजन दूर होने की बजाय मुझे तो लगता है कि ये कंफ्यूजन फैलती ही जा रही है। लेकिन बहरहाल रिजवान रज़ी साहब आपके एनालिसिस का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में हमें अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप सहाफ़ी हैं? आप खुद को सहाफ़ी किस बेस के ऊपर कहते हैं? माउथ पीस बने हुए हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, आप तर्जुमान बने हुए हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के। दुनिया की कौन सी जर्नलिज्म में, दुनिया के कौन से मुल्क की जर्नलिज्म में ये एथिक्स होते हैं जो आप जर्नलिज्म में लेके आ रहे हैं? ये कौन सी सहाफत है जो आप कर रहे हैं? हामिद मीर, आसमा शेराजी, मुबश्शिर लुकमान, बाकी जितने बड़े नाम है जो जर्नलिज्म के नाम, आप माफी मांगेंगे? अपने अल्फाज वापस लेता हूं।
किसी की भी दिल आजारी हुई है इस वजह से मैं उससे माजरत करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने हमेशा आवाम की आवाज उठाई है, उसमें उस चूहे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरा सामना करे। आसाइशें ले रहे हैं, टिकट्स ले रहे हैं, हनीमून्स मना रहे हैं बाहर जाकर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं होस्ट अज़ीम बट एंड यू आर वाचिंग प्रोग्राम हालात हाज़रा। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर पॉलिसीज़ पर गुफ्तगू नहीं होती, जहाँ पर आवाम के हकूक़ पर गुफ्तगू नहीं होती, आवाम के मसाइल पर गुफ्तगू नहीं होती, बल्कि गुफ्तगू उस चीज़ के ऊपर होती है कि आया फ़लाँ शख्स ने ट्वीट क्या कर दी या फ़लाँ व्लॉगर ने व्लॉग क्या बना दिया। अब तकरीबन एक हफ्ते से तूफ़ान बदतमीज़ी भरपा है, ट्विटर और फेसबुक समेत मुख्तलिफ जगहों पर इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं। आवाम को उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और इस तमाम चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है एक जर्नलिस्ट, नौजवान जर्नलिस्ट। हमारे दोस्त हैं, लेकिन आज दोस्ती में इंटरव्यू नहीं होगा बल्कि खुल के इंटरव्यू होगा और उनसे वो सवालात पूछे जाएंगे जो उनके ऊपर इल्जामात लगते हैं कि वो उसका जवाब दें। सबसे पहला तो मैं आपको सवाल जो है वो मैं करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आजकल तो बहुत वायरल है। सलमान दुरानी साहब हमारे साथ आज मौजूद होंगे, तो बगैर ताखीर किए मैं सलमान दुरानी साहब के पास जाऊंगा, लेकिन सवाल अपना साथ रख देता हूं। सलमान साहब, सबसे पहला एतराज आप पे, क्या आप सहाफ़ी हैं? आप खुद को सहाफ़ी किस बेस के ऊपर कहते हैं? सबसे पहले तो ये बताएं कि आप ये कौन सी जर्नलिज्म आप कर रहे हैं? दुनिया की कौन सी जर्नलिज्म में, दुनिया के कौन से मुल्क की जर्नलिज्म में ये एथिक्स होते हैं जो आप जर्नलिज्म में लेके आ रहे हैं कि एक जो आप पे इल्जाम लगता है कि आप माउथ पीस बने हुए हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, आप तर्जुमान बने हुए हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, और आपके नज़दीक उस पॉलिटिकल पार्टी के अलावा तमाम लोग जो है वो यजीदी लश्कर है और आप एक हुसैनी लश्कर के साथ जो है वो शामिल हुए हुए हैं, और आप इल्जामात की एक लंबी फहरिस्त है। जिस पार्टी को आप तहरीक इंसाफ को आप सपोर्ट करते हैं, जो इल्जाम आपके ऊपर है, उन्हीं के लीडर की तरह आप सिर्फ इल्जाम तराशियों के ऊपर जाते हैं, कोई सबूत आज तक आप नहीं दे सके हैं। ये कौन सी जर्नलिज्म है सर? आप मुझे ये बताएं ना कि आप फैक्ट्स के ऊपर जर्नलिज्म क्यों नहीं कर रहे? आज तक आपने कोई प्रूफ तो नहीं दिया है किसी के खिलाफ, अलबत्ता इल्जाम जरूर लगाए हैं और उस इल्जाम का सेटबैक भी आता है। लेकिन मुझे सबसे पहले ये बताएं कि अगर आप अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं तो आप किस बेस के ऊपर जर्नलिस्ट कहते हैं? ये कौन सी सहाफत है जो आप कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया अजीम बड़ा, आपने बोलने का मौका दिया। और अच्छा, मैं जिसके लिए जर्नलिज्म कर रहा हूँ उन्हें बहुत अच्छे से पता है मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं आपको पहले ये थोड़ा बता दूं, फिर मैं आप डिफाइन भी करूंगा। देखें, मैं वो नहीं हूँ कि आप पे जाती हमले शुरू कर दूंगा कि जी अब आप बताएं कि आप सहाफ़ी कैसे हैं और आपका राइट ये कैसे है। मुझे जी पता है आपकी रियलिटी, आप कौन है, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके जो हैं वो लिफाफे लगे हुए हैं। मैं अगर ये बातें करनी हो तो फिर ये डेफिनेटली मुस्तफ़ा चौधरी जैसा लेवल है, और वो जिस तरह से आउट ऑफ नोवेयर एक तूफ़ान बदतमीज़ी मेरे ख़िलाफ़ शुरू हो गया पिछले दिनों। आपने देखा होगा कि मैंने आज तक पर्सनल अटैक्स पे कभी जर्नलिज्म नहीं किया और ना मैं इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ। जर्नलिज्म से जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, आपने पूछा कि आप सहाफ़ी कैसे हैं, तो मेरी बात सुने भाई, मैंने हमेशा आवाम की आवाज़ उठाई है, और यहाँ भी कुछ गलत होता देखा जाए तो बजाय इसके कि आप हुकूमत के माउथ पीस बन जाएं, आप एक लैप डॉग बन जाएं, जैसे कि बहुत से सहाफ़ी हैं, हामिद मीर हैं, जिसमें सलीम साफ़ी हैं, आसमा शिराजी हैं, मुख्तलिफ बड़े नाम हैं। और इससे बड़ा नाम, बड़ा नाम तो नहीं है, एक एवरेज नाम है फ़ाहद हुसैन, जिसकी बड़ी रिस्पेक्ट थी और अब भी है। लेकिन वो अब जैसे किस तरह से फ़ायदे उठा रहे हैं, और एक बड़े सहाफ़ी का तो जो चैनल का मालिक है उसका तो नाम बतौर एक वज़ीर आला के, जो निगरान वज़ीर आला के तौर पे आ गया है। तो ये वो लोग हैं जो कि प्रिविलेज उठाने वाले लोग हैं, और प्रिविलेज उठाना जर्नलिज्म में इसको जुर्म कहा गया है, इसको जो है वो क्राइम समझा जाता है कि अगर आप जर्नलिज्म में फ़ायदे उठा रहे हैं, फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, पावर कॉरिडोर्स में रहते हुए काम कर रहे हैं, आसाइशें ले रहे हैं, टिकट्स ले रहे हैं, हनीमून्स मना रहे हैं बाहर जाकर, और वो भी बिजनेस टूर पे, बिजनेस फ्लाइट पे, देन फिर आप पे सवाल जरूर उठना चाहिए कि यार आप अपने पेशे के साथ अच्छा नहीं कर रहे। इस वक्त की जो सिचुएशन है, आप बेशक मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन कह लें, तर्जुमान कह लें, क्योंकि इस वक्त पोलराइजेशन इस वक्त इतनी बढ़ चुकी है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों में हम लोग भी रगड़े जाते हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट में हम लोगों ने बहुत से प्रोजेक्ट्स पे, इन पे भी सवाल उठाए। अब आप बहुत से इक़दामात पे बहुत से सवाल उठाए, और हर वक्त ये नहीं होता कि हम जो हैं ये समझना शुरू कर दें कि यार अगला फलाने की इतनी हमायत कर रहा है तो वो शायद वहाँ से लफाफा ले रहा हो। मेरे ऊपर
तहरीके इंसाफ से 1 रुपया भी लेना साबित हो जाए तो मैं जर्नलिज्म क्विट कर दूंगा। ये आपने अपने सवालात के जवाबात में ना खुद बहुत सी चीजें बयान कर दी। मिसाल के तौर पे आपने कहा जी कि कोई शख्स अगर किसी की बेजा हिमायत कर रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उससे लफाफा ले रहा हो। तो सेम रूल गोज टू हामिद मीर, आजमा शिराजी एंड XYZ। सेकंड थिंग ये कि देखें, आप उनको तो लफाफा कह रहे हैं, आपने कह दिया कि आपने अभी कभी तरीके इंसाफ से पैसे नहीं लिए, मैं इसको तस्लीम करने के लिए तैयार हूं चूंकि मैं आपको जानता भी हूं। लेकिन ये बात तो आप माने कि आपने फेम गेम जो है वो की है, आपने फेम को गेन किया है। मेरे पास इस वक्त जो है वो चीजें मौजूद हैं, आप भी ओपन भी हैं। आपके फॉलोअर्स उठा के देख लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते, ट्विटर पे चले जाते हैं, आपके फॉलोअर्स उठा लें, 85% आपको तरीके इंसाफ के लोगों ने जो है वो सपोर्ट किया हुआ है। तरीके इंसाफ के ऑफिशियल पेजेस से आपकी ट्वीट्स को, आपके व्लॉग्स को शेयर किया जाता है, आपको वहां पर फेम मिलता है। तो आप भी तो फेम गेम कर ही रहे हैं ना, फेम गेन कर रहे हैं आप। उन लोगों को आप लफाफे का इल्जाम तो आपने उनके लगा दिया। आपने आजमा शिराजी को नहीं छोड़ा, आपने गरीदा फरूकी को नहीं छोड़ा, आपने हामिद मीर को नहीं छोड़ा, फहद हुसैन को नहीं छोड़ा, मुबशिर लुकमान को नहीं छोड़ा, मतीउल्लाह जान को नहीं छोड़ा। देखें, बात यह है कि आप उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है कि उन्होंने कभी भी जो है वो पैसे लिए हैं? आप क्या थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हैं? थ्योरी वो है जो हम तमाम लोगों को पता है कि अपने से बड़े के ऊपर इल्जाम लगाओ क्योंकि वो तो मार्केट में बिक ही रहा है तो मैं भी बिकूंगा। आप भी वही काम कर रहे हैं कि भाई अपने से बड़े को निशाना बनाओ, वो मार्केट में बिक रहा है तो मैं भी बिकूंगा। भाई ये कौन सी जर्नलिज्म है? पहले तो ये बताएं ना। आप जितने बड़े बड़े इदारों से इनको रिकॉग्नाइज करवा लें, आप आज मार्केट में चले जाएं और पूछ लें कि आपकी हामिद मीर के बारे में क्या राय है, वो आपको अच्छे तरीके से तसल्ली करवा के घर भेजेगा। जितने लोगों से बात करेंगे आपको पता चल जाएगा कि हु इज हामिद मीर। मैं समझता हूं कि आप इसे बेशक पॉपुलिज्म समझें, भावें जो मर्जी समझें, बट इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो एक पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, उसको लोग हमायत कर रहे हैं और इसको जिस इलेक्शन में भी ले जाएं, जहां भी ले जाएं, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत नजर आती है, ज्यादातर पंजाब और KP के अंदर। मैं ये भी नहीं कह रहा कि पूरे मुल्क में इस तरह से, क्योंकि अभी हमने कराची में देख लिया क्या हुआ, लेकिन बहुत कुछ और भी ऐड कर लें। जो पब्लिक ओपिनियन है ना, और फिर पब्लिक ओपिनियन दबाने की जो कोशिशें हैं, मैं समझता हूँ उसमें कौन कहाँ खड़ा है ये डिफाइन करता है कि वो कौन है। तो आप, मैं नहीं कह रहा, ये अवाम कह रही है कि हामिद मीर लफाफा है, हामिद मीर जरदारी का टाउट है। हामिद मीर ने हमेशा अमेरिका के लिए लॉबिंग की है पाकिस्तान में। मैं ये भी कहता हूं कि हामिद मीर पे गोली लगी तो वो क्यों लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए थी। असद तूर पे हुआ, नहीं होना चाहिए था। बट द पॉइंट इज वेयर वी आर स्टैंडिंग, हमारी स्टैंडिंग मैटर करती है, क्योंकि पोलराइजेशन में, इस पूरी पोलराइजेशन में हम इफेक्ट होते हैं। लेकिन आप इसमें किसी को जज नहीं कर सकते। आप एटलीस्ट मुझे ये नहीं कह सकते कि यार आप जर्नलिस्ट हैं या नहीं। अगर मुझसे सवाल करना है तो फिर हामिद मीर से भी करो कि यार किस डिग्री पे तुम लोग जो है वो उनको जर्नलिस्ट मानते हो। वो ठीक है, मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूं कि अवाम क्या कहती है, लेकिन अवाम वहां पर ये भी तो मानती है ना कि हामिद मीर एक सहाफी है, आजमा शिराजी एक सहाफी है, मुबशिर लुकमान एक सहाफी है, गरीदा फरूकी एक सहाफी है। आप कौन सी जर्नलिज्म कर रहे हैं? मेरे पास कुछ ट्वीट्स आपकी मौजूद है, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। नासर तूर ने एक ट्वीट किया, आपने उसके ऊपर उसको रीट्वीट करते हुए लिखा, मर्द बन और अनब्लॉक कर। फिर करते हैं बात, मुझसे इतना डरते क्यों हो? तुम हर एक को अब्बू बनाते हो, कभी बाजवा बाप है तुम लोगों का, तो कभी नवाज शरीफ को पापा बोलते हो। असल बाप है कौन तुम्हारा? अनब्लॉक करो मेरी तरह, जवाब दो। फिर उसके बाद आपने मुस्तफा चौधरी को बोला कि अब आपकी इनसे फटती क्यों है, ये अल्फाज हैं आपके। इसी तरह आपने बोला फैसल चौधरी को कि तुम दोनों बेशर्मी और बेगैरती की आला मिसाल हो, तुम लोगों ने दूसरों की इज्जत उछालने को मजाक बनाया हुआ है। मैं तो बड़ा बदतमीज आदमी हूं, तुम लोगों को वहां पहुंचा कर आऊंगा जहां से निकले हो। ठीक है, ये इस तरह की मेरे पास दर्जनों ट्वीट्स आपकी मौजूद हैं जिसमें आप जो है वो जर्नलिस्ट को जो है वो इस जुबान से बुला रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि देखें गोली लगी थी तो मैं उस बात की जो है वो मजम्मत करता हूं, नहीं लगनी चाहिए थी। फिर आपने ये कहा, अच्छा आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को जहां कह रहे हैं कि नेशन स्टैंड करती है इमरान खान के साथ, क्या उसने लॉबिंग फर्म्स नहीं हायर की अमेरिका में लॉबी करने के लिए? तमाम लोगों को पता है, आपने भी ट्वीट की थी कि हाँ लॉबिंग फर्म हायर हुई है। लॉबिंग फर्म वहां पर कौन हायर कर रहा है, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिकन लॉबी जो कर रहा है पॉलिटिकल बंदा, क्या इमरान खान के होते हुए क्या सहाफियों को बैन नहीं किया गया? हामिद मीर को बैन नहीं किया गया? नुसरत जावेद के साथ क्या किया गया? मतीउल्लाह जान के साथ क्या किया? तलत हुसैन के साथ क्या किया गया? असद तूर के साथ क्या किया गया? इस तरह के हजारों सहाफी हैं। मैं खुद जो है वो 6 महीने जो है वो FIA के पीका लॉ के तहत जो है वो जेल में काट के आया। ये सारी चीजें मौजूद हैं। इमरान खान ने कौन सी आजादी इजहार जो है वो आपको दी है जो आप ये बात कर रहे हैं? फिर आप ये कह रहे हैं एथिक्स की, आप कौन सी जर्नलिज्म की एथिक्स की बात कर रहे हैं? सवाल उनसे होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे ना करें, लेकिन ये कौन सी लैंग्वेज है? इसको आप सहाफत कहेंगे, ये ट्वीट्स को? ओके,
अच्छा अजीम, पहले ये डिफाइन कर लेते हैं कि मैं सहाफ़ी मान रहा हूँ या नहीं मान रहा। मैंने इस वीडियो में कहीं ये क्लेम नहीं किया कि वो सहाफ़ी नहीं है, वो हो सकते हैं, लेकिन उसका जो पैरामीटर आप दे रहे हैं ना, मैं उसे तस्लीम नहीं कर रहा। आप खुद अवाम से पूछ लें सहाफ़ी हैं नहीं है, लफाफा है नहीं है, ये उनका डिसीजन है, लेट देम डिसाइड। पहली चीज हो गई क्लियर। अब दूसरी अहम चीज आप ये देखिए, आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने जो वल्गर अल्फाज इस्तेमाल किए ट्विटर पे, और पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिस चीज का मैंने जवाब दिया असद तूर को, आप असद तूर की ओरिजिनल ट्वीट जरा पढ़िए मेरे सामने यहाँ पे। जी मैं पढ़ता हूं जी। उन्होंने कहा जी कि गली में बहुत से आवारा कुत्ते भौंकते हैं, पलटकर देखना भी नहीं चाहिए और सीरियस तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मुस्तफा चौधरी को टैग करके उन्होंने लिखा कि जी लेजेंड हैं और इस गंजे बदनस्ल जानवर को अटेंशन चाहिए, इग्नोर करें, आसमान की तरफ थूक रहा है, अपनी ही गंज पर गिरेगी। ठीक है, इसके अलावा आपने एक और ट्वीट शेयर की थी, मुस्तफा चौधरी ने शायद आपको पर्सनल में भी कोई मैसेजेस किए थे, वो तमाम चीजें भी थी। मैं अपनी इस वीडियो की वसादत से खुले दिल से बगैर किसी शर्त के गैर मशरूत तरीके से कहूंगा कि इंतहाई बदजुबानी है, गलत है, हम कंडेम करते हैं, लेकिन अगर एक बंदा गलत कर रहा है तो दूसरे का करना जस्टिफाई है। बिल्कुल ठीक है अजीम, बट मैं यहाँ पे अपने उन ऑडियंसेस जो कि फैमिलीज हैं, खवातीन हैं, माएँ हैं और बच्चियां हैं, उनके अगर दिल आजारी हुई है, मैं उनसे माफी मांगता हूँ, अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। लेकिन इन बेशरम लोगों जिन्होंने आउट ऑफ नो वेयर मेरे ऊपर पर्सनल मुझे मिलाइन करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे, और दूसरा आपने कहा कि आपको गुस्सा आ गया, गुस्सा तो यार सबको आता है। अगर आप किसी के ऊपर पर्सनल अटैक्स करने शुरू कर दें और वो बंदा आपको पहले जानता भी ना हो, मेरा तो मुस्तफा चौधरी से तो पहले था भी नहीं कि कौन भांड है कौन नहीं है, ये तो मुझे पता चला कितना गलीज और कितना गंदा आदमी है ये, और ये इसका दोस्त या भाई कौन है फैसल चौधरी, और ये तमाम एक ही लाइन है, असद तूर हो जाए, हामिद मीर हो जाए, ये तमाम दे आर जस्ट लाइक फिल्थी पीपल। और इनके साथ सियासतदान भी ऐड कर लें, अज़मा बुखारी कितनी को मतलब वो डिग्निटी उनकी हो सकती है पॉलिटिकल, या क्या वो एक पूरा वो रखती हैं, लेगेसी रखती हैं। अता तारड़ की के कैरेक्टर की अब मैं क्या बात करूं, मैं पर्सनल कैरेक्टर पे टारगेट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं उनकी पॉलिटिकल वेटेज क्या है कि वो बात कर सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि दे पीपल टेंड टू टारगेट मी। आप किसी को पर्सनल हिटिंग स्टार्ट कर दें तो यार ये तो एक बहुत नेचुरल बात है कि अगला आदमी फरिश्ता नहीं, वो इंसान है, उससे भी कई चीजें रिएक्शन में गलत हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने गलत किया है, ये डिजर्व करते हैं ऐसा रवैया, क्योंकि भाई मैं तो सीधा आदमी हूँ, मैं जो अंदर होता है वो बात करता हूँ मुंह पे, कुछ दिल में नहीं रखता, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अपनी ऑडियंस की। अगर ट्विटर पे किसी फैमिली या किसी की भी दिल आजारी हुई है, इस वजह से मैं उससे माजरत करता हूँ और अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। उसमें उस चूहे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरा सामना करे। हामिद मीर मुझे ब्लॉक करके बैठा हुआ है, क्यों? क्योंकि एक दफा मैंने को तनकीद कर दी थी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी आप सारे की सारे सवाल मुझ पे छोड़ रहे हैं। वो जो तमाम लोग इस वक्त पावर में बैठ के और पावर की तमाम प्रिविलेजेस ले रहे हैं, सवाल उनसे नहीं है, सवाल उससे है जो कि अवाम की आवाज बन रहा है, और उसका नाम सलमान दुरानी, और अवाम जानते हैं कि कौन कितने पानी में है। तो इसमें अब हम क्या जज करेंगे अजीम भट्ट साहब? नहीं देखिए, बात ये नहीं है, आप कह रहे हैं कि हामिद मीर आपको ब्लॉक कर गया, वो चूहा है। देखिए आपने फिर से कहा, बात ये है कि हामिद मीर, आसमा शिराजी, मुबशिर लुकमान, बाकी जितने बड़े नाम है जो जर्नलिज्म के नाम है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी अतातारा अज़मा बुखारी को छोड़ दे, चूंकि वो तो आपको खुद ही जवाब दे रहे हैं और आप उनको जवाब दे रहे हैं, जो कि दोनों तरफ से मैं देख रहा हूँ कि गोलाबारी चल रही है। फिलहाल मैं उसको छोड़ता हूँ, मैं फिलहाल आता हूँ जर्नलिज्म की तरफ। देखें, आप ही के हम प्याला हम नवाला मखदूम शहाबुद्दीन भी थे किसी दौर में, इसी तरीके से चलते थे। उन्होंने भी दिलादारी पे माजरत मांगी थी अपने कॉलीग्स की जो सीनियर थे, हामिद मीर, आसमा शिराजी और दीगर। अब देखें, हामिद मीर, आसमा शिराजी, बशीर लुकमान, तलत हुसैन, फहद हुसैन, इन्होंने कभी आपको पलटकर जवाब नहीं दिया। अभी आपने कहा ना कि मुस्तफा चौधरी और फलां फलां ने आपके ऊपर कैरेक्टर के हवाले से जो है वो गुफ्तगू की, चले मैंने खुले दिल से कहा कि भाई उन्होंने गलत किया, हम उसको कंडेम करते हैं। इन लोगों ने तो कभी आपको नहीं ना बिलो द बेल्ट, मैं आपको ट्वीट दिखाऊंगा, आपने बशीर लुकमान और हामिद मीर और आसमा शिराजी के बारे में बिलो द बेल्ट भी तो बातें की है ना भाई, आपने जाती हद तक भी बातें की हैं, उन्होंने तो कभी पलट कर आपको जवाब नहीं दिया। बेचारों ने सिर्फ इतना अपना हक इस्तेमाल किया कि आपको ब्लॉक कर
दिया, तो एटलीस्ट कम से कम उनसे भी फिर आप माफी तो मांगे कि भाई जो मैंने कैरेक्टर के ऊपर गुफ्तगू की या मैंने कोई दिलादारी वाली बात की है। आप पॉलिटिकल इख्तिलाफ रखें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हामिद मीर बन जाएं, आजमा शराजी बन जाएं, आप रखें पॉलिटिकल इख्तिलाफ, आपका हक है, आप तनकीद भी करें, मगर बिलो द बेल्ट भी तो आपने कितनी दफा गुफ्तगू की है, उससे फिर आप जो है वो पीछे हटे। मैं आपको रिसेंट गिनवा सकता हूं, मेजर आदिल राजा की ट्वीट को रीट्वीट करते हुए आपने एक सीनियर सहाफी, आपको भी समझ आ गई होगी कि उसके बारे में क्या कहा था, ठीक है, तो मैं उसको दोहराता नहीं हूं, छोड़ देते हैं। आप अपनी बिलो द बेल्ट बातों को, जो जिस तरह आपने अभी एक चूहे से मिसाल दे दी, कभी आप कुत्ते से मिसाल दे देते हैं, इन चीजों से फिर आप माफी मांगेंगे? देखिए, एक लेवल होता है और मेरा बतौर सहाफी एक लेवल है, उस पे मैं जरूर उस चीज पर सामने आऊंगा और कहूंगा कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, जो मैंने जिसके हवाले से किसी पे पर्सनल हिट किया है या हो गया है मुझसे, तो मैं वापस लेता हूं। लेकिन अगेन, इस पे मैं अपने आप को बिल्कुल बो डाउन नहीं करता, क्योंकि जो मेरा ओपिनियन है वो मैं समझता हूँ वही है। असल में इन लोगों का प्रॉब्लम और है, इन लोगों का जो प्रॉब्लम है ना, वो इमरान खान है, बुग़्ज़ इमरान है। आसमा शिराजी किसी भी एक्सटेंट पे जाके तनकीद करती हैं। इवन उन्होंने जो बीबीसी के ऊपर आर्टिकल लिखा, बुशरा बीबी के ऊपर, जादू टोने के ऊपर, ये तमाम, आप कहें कि ये भाई वो पर्सनल अटैक्स नहीं है, बट मैं समझता हूँ ये एक पर्सनल अटैक है। हामिद मीर क्या कुछ नहीं ट्वीट करते और क्या किस चीज के हवाले से वो बात नहीं करते जो कि पर्सनल अटैक नहीं होता इमरान खान की पर्सनल लाइफ के ऊपर, ठीक है। नॉट ओनली दुरानी साहब आप तर्जुमान क्यों बन रहे हैं इमरान खान के? इमरान खान के तर्जुमान आप क्यों बन रहे हैं? उनके तर्जुमान बहुत हैं, बुग़्ज़ इमरान किसी को है या नहीं है, आपको क्या लेना देना है उससे? बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूँ कि when they do something wrong, when they attack someone personally, आप उस चीज को एंटरटेनमेंट के तौर पे ले लेते हैं, इंजॉयमेंट के तौर पे ले लेते हैं, और फिर आप यही पैरामीटर रख लेते हैं जी कि वो एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सहाफी है। फिटे मुंह ऐसी सहाफत के ऊपर कि अवाम ही आपको लानतें भेज रही है, आपके मुंह पे जूते मार रही है कि भाई आप गलत हरकतें कर रहे हो। पॉइंट इज, इस वक्त जो अवाम के साथ खड़ा है वही सस्टेन करेगा, ये मेरा ओपिनियन है। बट पॉइंट ये कि मेरी हेट स्पीच किसी के लिए भी नहीं है। अगर मैंने किसी को पर्सनल हिट किया है तो मैं माजरत चाहता हूँ, अदरवाइज मेरा स्टैंड वही है जो मेरे मुल्क के अवाम का स्टैंड है। मैं अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क के साथ खड़ा हूँ। नहीं बिल्कुल, इसमें हम भी यही चाहते हैं कि अवाम को डिसाइड करने दे भाई, अवाम को डिसाइड करने दे। एक पॉलिटिकल, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अवाम के पास जाएंगी, अवाम इनको अंडे मारे, जूते मारे, या इनको वोट दे और हार पहनाए, भाई अवाम को करने दे। किसी का माउथ पीस बनने की किसी को जरूरत नहीं है, ना नून लीग का और ना ही पीटीआई का। बस यही जो है वो हमारा सवाल था। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपके वक्त का और इन तल्ख सवालों के जवाबात का। नाज़रीन, आपने सुना, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले इंटरव्यू में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ ਗੂੰ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ है, परवेज लाई ने गूं ते डिगना है। जो नजरियाती कारकुन है वो आपके सबसे पहले होने चाहिए। उसने शेख रशीद को चपड़ासी नहीं था रखना, उसने वजीर दाखिला और वजीर रेलवे नहीं बनाया। मोना सलाई के साथ बैठना पसंद नहीं था करता कि ये बड़ा करप्ट आदमी है, तो बाद में कैसे उससे जफियां डालता रहा। इमरान खान के जो कोलीग हैं वो बेसिकली अंदर से वो भी जो ना वो डिस्टर्ब है। इसको लॉन्च किया गया था बाकायदा इमरान खान को ना, ही इज मुनाफिक आजम ऑफ द मिलेनियम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जनरल आब्दीन। नाज़रीन, इमरान खान साहब के बारे में परवेज लाई साहब ने एक बड़ा दावा किया है और उनका कहना है कि उन्होंने उन्हें ऑफर की है कि वो पंजाब की सदारत ले लें और जम हो जाएं पीटीआई में। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या इमरान खान साहब ने इतनी बड़ी ऑफर की है परवेज लाई को? और इसके साथ साथ अगर ऐसा किया है तो क्या ये मेरिट का कत्ल नहीं? क्या तहरीक इंसाफ ना इंसाफी नहीं कर रही अपने कारकुनान के साथ? लोगों से चल के पूछते हैं। आए जी, परवेज लाई साहब ने बड़ी शर्त रख दी है और उन्होंने अभी तो एक बयान में ये कहा है कि मुझे पीटीआई ने ये कहा है कि आप पंजाब की सदारत ले लें। तो आपका क्या ख्याल है, पंजाब की सदारत दे देंगे इमरान खान साहब? परवेज लाई उससे मांग रहा था 30 सीटें सूबाई, 15 सीटें सेंटर की, ठीक है। उसने कहा कि भाई ठीक है मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम असेंबली तोड़ दो। उसने तोड़ दी। बाद में उसने उसको इस पीछे लगा दिया कि भाई मैं तुम्हें सदर बना देता हूँ पंजाब का, तो वो इसी में खुश हो गया। अब देखें, देखने वाली बात ये है कि इस सारे में लॉस में कौन रहा? परवेज लाई? मेरा ख्याल तो नहीं है, लेकिन जो अभी करंट सिचुएशन है जिसके ऊपर इमरान खान के पास भी ऑप्शन तो कोई भी नहीं है ना इसके अलावा,
और इसने उसके बुरे वक्त में साथ भी दिया है और कुछ लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो पॉसिबल है कि कुछ ना कुछ कर देंगे। पहले तो ये बात है ना, डाकू तो अभी रहना नहीं चाहिए, ठीक है ना। इतना ही महंगाई हो गई है कि अंतहाई किस्म की महंगाई हो गई। चलो इमरान खान साहब ये तो थे कि उन्होंने हुकूमत की है, 3 साल की है, 4 साल की है, लेकिन कोरोना में की है। ये सही ऑफर है क्योंकि ये जो काफ लीग वो शामिल हुई है, जम हुई है पीटीआई में, कुछ ना कुछ उसको अहदा तो उन्होंने देना ही है। ऊपर तो इमरान खान साहब ही है ना। ये एक्चुअली वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। वो उनके 10 सीटें हैं वहाँ की, आपको पता है। तो वो जब इलेक्शंस होते हैं तो वो उनकी 10 सीटें उनके काम आती हैं और उनको वो सीट मिली थी पंजाब में, जो पंजाब असेंबली में उनको ओहदा मिला था, इसी वजह से हुआ है। तो बस वो उनके साथ काम करता है, सेक्रेटरी है उनका एज ए, तो इसलिए अच्छा, परवेज लाई सेक्रेटरी इमरान खान हाँ समझ लिया। हाँ, तो वो ज़ाहिर बात उनको फ़ायदा देना ही है उन्होंने। ये सारा जो ना ये लॉलीपॉप है। अच्छा, क्योंकि उस वक्त एक मकसद था कि पीटीआई को स्टैंड और मेंटेन अपने आप को रखने के लिए उन्होंने परवेज लाई का सहारा लिया। और परवेज लाई भी क्योंकि हवा में ही था तो वो भी इस किस्म का ही सहारा चाह था कि मैं चलो उसी प्लेटफॉर्म से मैं एज ए विजिलरशिप में इंजॉय कर लूँ। ठीक है, नहीं जाहिर है इस मुल्क में है तो वो जाहिर है वो जाम होंगे तो वो उसी पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे ना, फिर वो सदर बनाएंगे किसी अच्छे बंदे को, तब के सबको साथ ही लेके चलेंगे ना, ऐसे तो नहीं है ना। जो लोग पंजाब में 20-20, 22-22 सालों से पीटीआई की खिदमत कर रहे हैं, उनके साथ ये ज्यादती नहीं है? ये ज्यादती, ये तो उसका डिसीजन है ना खान साहब का। वो देखते हैं कि वो अपने जो उम्मीदवार या कैंडिडेट को किस जगह पे रखते हैं। वो तो जिस जगह पे ही रखेंगे वो लबैक कहेंगे। नहीं तो इमरान खान साहब तो मेरिट की बात करते होते थे। वो तो एक मेरिट के एडजस्टमेंट की है उन्होंने हर चीज़। वो भी पीटीआई अपनी पार्टी छोड़ के पीटीआई में आए हैं। तो वो बड़ा मक्कार आदमी है जो इमरान खान है ना, वो मक्कारी के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर बाजवे ने उसको ये कह दिया होता ना कि मैं तुम्हें दोबारा वो बना देता हूँ वज़ीर आज़म, तो वो न्याजी की जगह पे बाजवे का नाम लगा लेता। आप उसका रिकॉर्ड चेक कर लें, उसने क्या क्या नहीं किया। उसने शेख रशीद को चपड़ासी नहीं था रखना, उसने वज़ीर दाखिला और वज़ीर रेलवे नहीं बनाया। उसने पंजाब के सबसे बड़े डाकू को वजारत आला नहीं दी पंजाब की, ये उसी के बयान है ना। फिर वो मोना सलाई के साथ बैठना पसंद नहीं था करता कि ये बड़ा करप्ट आदमी है, ये उसी के अल्फाज है ना। तो बाद में कैसे उससे जफियाँ डालता रहा। इसलिए आपकी लोगों की भी मेहरबानी है, ये जो एक आपको देवता बना के एक मक्कार और बेहुदा शख्स दिखाया गया था ना, ये इसका असल चेहरा है। कईयों को समझ आ गई है, कईयों को नहीं समझ आ रही, लेकिन ये है कि वो कभी भी इसको नहीं करेगा, थोड़े अरसे के लिए ज़रूर शायद बना दे। जो नज़रियाती कारकुन है वो आपके सबसे पहले होने चाहिए, लेकिन एक्चुअली देखा जाता है कि सिचुएशन क्या है। आपने हमेशा सिचुएशन को देख के फैसला करना होता है। 2 × 2 हमेशा 4 नहीं होता। फिर मेरिट तो गया ना, इमरान खान साहब मेरिट की बात करते थे। सर जी देखिए मेरी बात सुने, जितने भी हमारी सारी पार्टी के लोग हैं ना, जितने भी XYZ जितने भी लोग हैं, वो भी ये चाहते हैं कि पीटीआई जो है ना अल्टीमेटली वो यहाँ पर नंबर 1 पे हो। हाँ बिल्कुल ज्यादती है, इनको देनी चाहिए, सोचना चाहिए किसी और के बारे में भी, उसको भी आगे लाना चाहिए। लेकिन आपको पता हमारी यहाँ पर ट्रेडिशन ऐसी है, वो पुराने लोग ही आई जा रहे हैं, चल रहे हैं। नहीं, वह ज्यादती नहीं है क्योंकि वो बेसिकली जो पीटीआई के लोग हैं, इमरान खान के जो कोलीग हैं, वो बेसिकली अंदर से वो भी जो ना वो डिस्टर्ब है। नहीं ज्यादा नहीं होगी। बाहर से किसी भी बंदा कोई भी आ जाए अच्छा होना चाहिए। परवेज साहब अच्छे हैं, वो तो डाकू थे। नहीं वो डाकू तो सारे ही है ना, पहले दूसरे भी तो डाकू ही हैं। अगर परवेज लाई नहीं आते तो पंजाब बंद हो जाएगा। नहीं ऐसा भी नहीं है। तो ये कंपनी तो यही है। ओहो मेरी जान, असल में मैं आपको बता रहा हूँ सिचुएशन बेस है। उसको अगर वो सबसे बेहतर लग रहा है तो मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं इसमें। किसी का आप नहीं समझते ये ज्यादती है? ये ठीक है, ये ज्यादती नहीं ये है। मिलके वो 13 जमातें यास्मीन राशिद साहबा के साथ ये ज्यादती नहीं है। किसी के साथ भी कोई ज्यादती नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि 35 सीटों पे या 33 सीटों पे जो इलेक्शन होंगे ना, तो वो फिर इमरान खान साहब लड़ेंगे। वो पीडीएम ने भी कहा कि हम अपना कैंडिडेट खड़े ही नहीं करेंगे। ये मुल्की वसाइल के साथ क्यों खेल रहे हैं? इसलिए कि इन्हें मुल्की वसाइल की परवाह नहीं है। ये कोई भी जितने पॉलिटिशियंस आपके हैं ना, चाहे ये पीडीएम है या ये इमरान खान है, देखिए इमरान खान को लाया गया था डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी के लिए। इसको लॉन्च किया गया था बाकायदा इमरान खान को ना। ही इज़ मुनाफिक आज़म ऑफ द मिलेनियम। वो 1000 साल में इतना मुनाफिक पैदा नहीं हुआ होगा जितना मुनाफिक इमरान खान है। तो उससे किसी भी बात की आप तवक्को रख सकते हैं। किसी को परवाह नहीं है पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। परवेज लाई साहब को भी डॉज हो सकता है ना, अल्लाह करे हो, उसको होना भी चाहिए। वैसे वो जितना सियाना ना, वो कहते हैं सियाना कहाँ गूं ते डिगदा है। परवेज लाई ने गूं ते डिगना है, जेन च रखो। उन्हें इस उम्र च आके ना
वो मोनोसलाई के पीछे लग के अपनी उसने एक शनाख्त ख़त्म कर ली है। जितना नाज़रीन आप लोगों की राय जानिए कि वो क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान साहब इतनी बड़ी ऑफ़र दे सकते हैं परवेज़ इलाही साहब को। अगर परवेज़ इलाही साहब को इतनी बड़ी ऑफ़र आती है क्या वो कबूल करेंगे या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो क्या ये इंसाफ का कत्ल नहीं है। लोगों की राय आपने जानी, आप क्या समझते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। मैं तो अभी भी लंदन में हूँ, लेकिन पाकिस्तान में बड़ी तेजी से अब तब्दीलियां हो रही हैं और दो पाकिस्तान के बहुत सीनियर नाम जो है वो मेरे साथ है। वो मुझे भी बताएंगे और आपको भी बताएंगे कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। मालिक साहब, पहले आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आप इस्लामाबाद से हैं और आपका वहाँ पे बड़ा ताल्लुक है, गहरा ताल्लुक। हो क्या रहा है पाकिस्तान में, खासतौर पंजाब और KPK के अंदर? देखिए, हो तो ज्यादा कुछ पंजाब में रहा था मुबशर और या कराची में हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान में जो भी हो रहा है बड़ा अलार्मिंग हो रहा है। इकोनॉमी का बुरा हाल है। आज भी फर्दर गए बुरी खबरें आई हैं। 3 दिन से मुतवातिर स्टॉक मार्केट गिर रही है। कल तो क्रैश बहुत हुआ, तकरीबन 1380 पॉइंट, बल्कि पिछले लास्ट 3 डेज में देखें तो 2400 पॉइंट्स प्लस ही हो गया। सिर्फ कल कोई 200 बिलियन वाइप आउट हो गया। आज वर्ल्ड बैंक ने 2 अपने लोन्स होल्ड कर लिए, डाल दिए अगली 2014 पे। इकोनॉमी का तो ये हाल है। गवर्नर स्टेट बैंक की मुलाकात हुई बिजनेसमैन से, उन्होंने तो आसमान ऊपर उठा लिया। कुछ स्टेट बैंक ने थोड़ी सी रिलीफ एक अप्रोच ली है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं। नोबडी नोज व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन। ये तो है फाइनेंशियल और बड़ा ही सीरियस है। वी आर डाउन टू 4.3 बिलियन, यानी कि 3 हफ्ते का इंपोर्ट बिल है। सो वी हैव अ सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस और सोल्यूशन हमें भी नजर नहीं आ रहा। जब गवर्नमेंट का भी कुछ चीजें समझ नहीं आ रही कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। पॉलिटिक्स आपके सामने है। कराची के अंदर जो है मेरी इत्तला तो ये है कि पहले ही प्री अरेंज्ड है और अल्टीमेटली आप देखेंगे जो हमें बताया गया है, यू नो, ऑफ द रिकॉर्ड जो चीज़ें बातें कुछ सर्कल्स में होती हैं, पास सर्कल्स में, कि मेयर जमात इस्लामी के होंगे, डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी के होंगे और बाकी चीज़ें कुछ यूनियन जो है टाउन वगैरह, उसका कोई कंट्रोल एक रीजनेबल शेयर दोनों को मिलेगा। जहाँ तक नेशनल का ताल्लुक है, नेशनल में बिल्कुल ये अड़ के बैठी हुई है गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और PDM कि दुनिया इधर की इधर हो जाए, हमने इलेक्शन पे नहीं मानना। एंड दे आर होपिंग एट वन लेवल कि हमें निकाल दिया जाए, कि अगर फौज ये रियलाइज करती है कि अब गुजारा नहीं है अगली इलेक्शन के बगैर, तो फिर आप ज़मीर जगा दें MQM का, ज़मीर जगा दें बाप का और सब कुछ, तो ठीक है, हम भी शहीद जमहूरियत होंगे। हम कहेंगे रियासत पे सियासत कुर्बान कर दी, तो एटलीस्ट भी हमारे पास भी एक बयानिया होगा इमरान खान वाला, तो ये भी फौज को रगड़ेंगे, बाकियों को रगड़ेंगे और वोट को इज्जत दो वाला बयानिया थोड़ा सा रिवाइव होगा। तो ये एक कैश 22 में फंसे हुए हैं। वरना पॉलिटिकल मूव चल रही हैं। एट द सेम टाइम आपने देखा जब उन्होंने इंडिया लिया वापस आने के नेशनल असेंबली में, तो इन्होंने 35 लोग और कल फारिग कर दिए। मेरी प्लाई है कि 11-12 की और लिस्ट बनी हुई है, वो भी शायद फारिग कर देंगे। वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल गेम्स, लेकिन जो इस तक मुल्क के माशी हालात हैं, एक सीरियस रीथिंक चल रहा है रावलपिंडी में भी, और कि ये कब तक ऐसे मामला चल पाएगा। जो इस्लामाबाद में कॉन्स्पिरेसी थियरीज चलती हैं, उसमें इस वक्त सबसे पॉपुलर कॉन्स्पिरेसी थियरी ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ने जान के अपने आप को साइड पे कर लिया है और वो चाहते हैं कि अगर देखना ये है कि अगर पॉलिटिशियन फिर इतना गन डालते हैं कि लोग खुद फिर मिलते करेंगे, यार आए इसको रिजॉल्व करें, बीच में पढ़ें, इन्वॉल्व हों, और देन दे कैन बी ट्रूली नाइट्स इन द शाइनिंग आर्मर। लेकिन जिस तरफ से भी देखो, इस वक्त फ्रैंकली परेशानी ही परेशानी है। और कभी कभी ये लगता है कि प्रायोरिटीज पॉलिटिकल क़यादतों की सिवाय पावर के कुछ भी नहीं है। मालिक, मैं यहाँ पे लंदन में कुछ लेबर पार्टी के लोगों को मिला हूँ और साथ ही मैं कुछ कंजर्वेटिव पार्टी के लोगों को भी मिला हूँ, और मैं सीनियर लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मिनिस्टर्स हैं और सीनियर पोर्टफोलियोज हैं उनके पास। और फ्रैंकली मैं आपको एक जुमले में बता देता हूँ, वन ऑफ देम सेड टू मी कि पाकिस्तान इज नाउ रिडंडेंट फॉर अस। ये क्या इंप्रेशन हमने दे दिया दुनिया को?
यार जब जब सीरियसली अपनी प्रायोरिटीज नहीं करेंगे, मुझे अब एक बात बताएं कि जो इस तक सूरत हाल है, मैं छोटी सी एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एक कमेटी बनी हुई थी फेडरल गवर्नमेंट की, फाइनेंस के उसमें लोग थे सारे, जिसने ये चीज़ें तय करनी थी कि इनको प्राइसेस रेस करनी थी, गैस की, पेट्रोलियम की और सब कुछ। वो चीज़ें फैसले हुए हुए तकरीबन 2 माह से ज़्यादा हो गए। वो कमेटी खुद आपको 3 हफ्ते से मिली नहीं है, दे हैव नॉट इवन मेट। वी आर टॉकिंग बिलियंस ऑफ रुपीज, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का इम्पैक्ट था जो इनको चाहिए था टू गेट द टॉक्स बैक ऑन रेल्स पे वापस अपना IMF टॉक्स को जो डिरेल हुई है। 2 महीने गुजर गए, 2.5 महीने गुजर गए, अभी क्यों नहीं कुछ हुआ हुआ। वो जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो 1.1 बिलियन का इन्होंने हटाया है, लोन अपना पोस्टपोन किया है वर्ल्ड बैंक ने, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वर्क। जिनको चीजें तैयार करनी थी वो नहीं की। भाई क्यों नहीं की? इससे बड़ा मसला क्या है मुल्क का, वो आपने नहीं की। उसके साथ ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, उसने एक 600 मिलियन का लोन रखा हुआ था जो वर्ल्ड बैंक के इस लोन के साथ कनेक्टेड था। तो 1.1 बिलियन नहीं ठुका आपको, ये तकरीबन आपको 1.6 बिलियन ठुक गया आज। 30 बिलियन आपको चाहिए अगले साल फाइनेंशियल ईयर में अपनी चीजें करने के लिए, लेकिन हमें वो प्रायोरिटी नजर नहीं आ रही, हमें वो अर्जेंसी या वो नहीं नजर आ रही। वो जो सऊदी अरेबिया से आ रहा है, सऊदी अरेबिया ने कहा था देख लें, वादा कर गया था कि अपने बंदे को कहा प्रिंस ने कि इसको स्टडी द पॉसिबिलिटी। जो UAE से आ रहे हैं, भाई कब आएंगे? अगर आएंगे भी तो $2-4 बिलियन से क्या बनता है? यहाँ पे तो इमरजेंसी लगनी चाहिए थी अब तक, इनको फैसले करने चाहिए थे। IPPs को आपने पैसे देने हो भाई, यू हैव टू गो इनटू ड्रास्टिक मेजर। हम बड़े ही सीरियस फाइनेंशियल क्रंच में हैं और हम बिल्कुल वी आर वीक्स अवे तमाम चीजें उधर के दाएं बाएं होने की। लेकिन क्या आपको वो अलार्म नजर आ रहा है? ना सरकार में वो अलार्म नजर आ रहा है, ना आपको अपोजिशन में वो फाइनेंशियल अलार्म नजर आ रहा है, ना प्लान हमें कोई बता रहा है कि कौन क्या करेगा। वो PTI की बात सुने, वो कहते हैं बस इलेक्शन करते हैं सब ठीक हो जाएगा। नहीं, सब ठीक नहीं होगा। वी नीड यू टू गिव अस अ फाइनेंशियल प्लान। गवर्नमेंट की नजर आ रही, गवर्नमेंट तो मुझे टोटल रडरलेस नजर आ रही है, उनकी पॉलिटिक्स मुझे लीडरलेस नजर आ रही है। सो वी हैव अ रडरलेस गवर्नमेंट विद अ लीडरलेस PMLN। हमें समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। जो अपोजिशन है वो सिर्फ हर चीज का पेनेशिया जो उनका है वो इलेक्शन है, जो नहीं है। सो आई थिंक बड़ा खौफनाक एक मिक्सचर बन रहा है यहाँ पे, जहाँ इंस्टीट्यूशंस चाहें या ना चाहें फुली इन्वॉल्व होंगे और पूरा मुल्क फंसा किस बात पे हुआ है कि जी कराची का मेयर कौन बनता है, कौन नहीं बनता। सीरियसली क्या ये फिर मुल्क का क्राइसिस है कि मेयर कौन बनता है, कौन नहीं बनता? क्या ये इस मुल्क का क्राइसिस है कि कौन केयरटेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब बनता है या नहीं बनता? किस तरह हमें फिर लोग सीरियसली लेंगे? I'm not surprised। तो आप बात बता रहे हो कि वो कहेंगे यार ये क्या मजाक है, ये कौम है, what are they thinking about? मालिक साहब के 35 नशिस्तों पे जब इलेक्शन हो रहा है तो इमरान खान कह रहे हैं कि मैं टार्जन हूं, मैं नहीं लड़ना इन 35 पे। तो क्या आइन और क्या हल्के और क्या इलेक्शन का मजाक तो बनाया हुआ इलेक्शंस का, किस मुंह से हम लोग इलेक्शन मांगते हैं? क्वेश्चन मुझे जो खतरा लग रहा है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे खतरा लग रहा है कि हम बड़ी तेजी से खुदा न खास्ता किसी अनडेमोक्रेटिक सॉल्यूशंस की तरफ ना जा रहे हो, फिर एक हाइब्रिड निज़ाम की तरफ हम जा रहे हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब का और इंस्टीट्यूशन का बड़ा सीरियस मिसट्रस्ट हो गया है। अच्छा, और एट द एंड ऑफ द डे इंस्टीट्यूशन लोग ही होते हैं। हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं कि रोबोट तो नहीं है, कोई मशीन तो नहीं है, लोग ही हैं। उनके बायसेस होते हैं, उनके फेयर्स होते हैं, उनके मिसट्रस्ट होते हैं। इंस्टीट्यूशन में ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सोच है कि अगर खान साहब वापस आएंगे तो ये तबाहियां फिर स्टोर सेटल होंगे, इंस्टीट्यूशन को काटा जाएगा, ये होगा वो। इंस्टीट्यूशन की अपनी पावर बेस पर अपना लाइफस्टाइल इंडिविजुअल्स का, और इंस्टीट्यूशन की पावर बेस ऐसे नहीं छोड़ता। ये एक नेचुरल रियलिटी है। तो वो खान साहब ने उसको फिर और हाईलाइट कर दिया जब खान साहब ने कहा कि वो लोगों को बताते हैं कि लाल लाइन लग गई हुई है मेरे पे, तो मैं ये लाल लाइन मिटा के दिखाऊंगा। ये फैक्ट है, लाल लाइन लगी हुई है। ये भी फैक्ट है कि इमरान खान ने ओपनली उसको मिटाने का तहिया भी किया हुआ है। क्या मिटा सकते हैं या नहीं कर सकते? गवर्नमेंट अपनी जगह इस उम्मीद पे है, जब आप ऑफ द रिकॉर्ड और डीप ब्रीफिंग में बैठते हैं पता लगता है उनकी सारी पॉलिटिक्स इस उम्मीद पे है कि खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अगर हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे
और वो नज़र आएगा कि 5 साल कम से कम नहीं है, तो उनका ख्याल है कि एक टूट फूट शुरू हो जाएगी पीटीआई में, और पीटीआई में वो बात नहीं रहेगी, क्योंकि एक दो मैसेज बड़े क्लियर जाएंगे कि जी रियासत भी आपके खिलाफ है, तो गवर्नमेंट की तो खैर है ना, लेकिन रियासत भी आपके खिलाफ है, और अब अगर 4-5 साल अगर नहीं होगा तो फिर वो अवाम तो क्या जो वोट है वो तो बात की बात है ना। उनका ख्याल है कि खान साहब की जो कार्डर्स हैं वो सस्टेन स्ट्रीट एजुकेशन नहीं कर सकते, इसलिए वो उनको फिक्र नहीं है। गलत है या सही है, दैट इज़ देयर असेसमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि असेसमेंट सही है या गलत है, मैं सब बता रहा हूँ कि क्या सोच है। तो गवर्नमेंट और एक दूसरे अगर ये सोच रहे हैं कि जी इसका सोल्यूशन ये है, ये गिराए, मुझे एक तो अब इलेक्शन इस साल होते हैं बड़ा मुश्किल है। आई थिंक मुआवजा होगा अगर जनरल इलेक्शन टाइम पे भी हो जाए, अर्ली तो छोड़ दें, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर टाइम पे भी हो जाए। आई थिंक डेफिनेटली ये 5-6 माह की लेंगे, एक्सटेंशन करेंगे, चाहे उससे पहले इमरजेंसी लगाएं, वॉट एवर, फाइनेंशियल बड़े बुरे हालात हैं, लेकिन इनको बड़े फैसले करने होंगे। इनको करना होगा IPPs के साथ रीनिगोशिएट करना है तो कैसे करना है। एट द एंड ऑफ द डे एक चीज़ अच्छी बात है, जितने IPPs का आपका सर्कुलर डेट है, सब कुछ है, एनर्जी का इशू है, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तानियों के, तो आप डील कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। चाहे आप मुल्क के इमरजेंसी के लिए अगर आप ये कहें कि मंशा साहब को देखें, अगर आपने इतने बिलियन कमा लिया तो मुल्क डूब रहा है, तो अब जरा 10 बिलियन छोड़ दें तो शायद पाकिस्तानी सुन ले बात। फिर हमारे पास कन्विंसिंग मैकेनिज्म्स भी होते हैं जिसमें आप मनवा भी सकते हैं चीज़ें। इनको ये बड़े फैसले करने हों, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बड़े फैसले ये लोग खुद अंदर बैठे होते हैं। मुझे अभी मैं कल की आपको बात बताऊं, बड़ा इशू बना ये अल-कादर यूनिवर्सिटी वाला, बहुत खप पड़ती है ना, सियासी बयान होते हैं सब कुछ कि जी ये हो गया जी, वो रियल स्टेट टाइकून को जी 190 मिलियन का ये दे दिया, लिफाफा लहराया कैबिनेट मीटिंग में। मुझे एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने कहा कि जी एक टॉप की हम मीटिंग में बैठे हुए थे, तो बात में बड़ी सीरियस हो रही थी कि इस पर मुकदमा होना चाहिए खान साहब पे, जो ये बयान देते हैं, जो खुद ही अंदर से सबसे ज़्यादा मुखालफत हुई, बिकॉज जो बाकी लोग इन्वॉल्व हैं उनके भी सबसे ताल्लुकात हैं। तो ये जो सारा एक लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है सख्त फैसले करने, और ये जो अगर तो ये फैसले सिर्फ शरीफ खानदान के बेनिफिट के लिए होने हैं, फिर तो सोल्यूशन नहीं है। अगर खान साहब ने सिर्फ हर चीज़ उनकी अपने ऊपर आगे रुकनी है, तो फिर मुझे तब भी डेमोक्रेटिक इनका कोई मीटिंग पॉइंट नज़र नहीं आता। मुझे तो इंक्रीजिंगली ख़तरा लग रहा है कि चाहे आप कहें माने ना माने, दिल हिले या ना हिले, वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ थर्ड सोल्यूशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग का बहुत पॉसिबिलिटी बनती जा रही है। ये हालात बहुत ज़्यादा गंद पड़ता जा रहा है। मुझे लगता है ये पंजाब और KPK में जो आ रहा है ना, ये टेक्नोक्रेट सेटअप ही आ रहा है, और ये नहीं जाना जल्दी, मुझे ये फीलिंग हो रही है अभी। नहीं, प्रोविंशियल का वैसे फर्क नहीं पड़ता, असल चीज़ तो देखना है कि सेंटर में क्या होगा, बिकॉज अगर कोई सेटअप होगा या कोई डिलेज होंगे तो सेंटर के मैटर, सेंटर ने डील करना IMF के साथ, सेंटर ने डील करना है दुनिया के साथ, तो आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट। और जो शाहद आरिफ साहब कह रहे थे, आई एग्री, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होता नजर आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक खौफ महसूस हो रहा है कि जितना कॉम्प्लिकेट सिचुएशन गंद पड़ता जा रहा है, ये शायद क्लीन तरीके से साफ होना मुमकिन ना हो, और इंस्टीट्यूशंस को भी की जो इन्वॉल्वमेंट, जो वो अपने मुंह से कहते हैं कि जी हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, हम अलहदा हो गए, हुए तो नहीं अभी। कराची में जो सब कुछ हुआ है, जिस तरह MQM जोड़ी गई अचानक घंटों के मामला में, और फिर उसको इलेक्शन से बाहर बिठाया गया, ये ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं हैं। तो एट वेरियस लेवल इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है और इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि शायद जिस लैक ऑफ सीरियसनेस मुझे लग रही है, फोकस से हम थोप देंगे इस्टेब्लिशमेंट पे एक बहुत बड़ा रोल, जो शायद वो खुद इसे परसीव ना कर रही हो और ना उसके ख्याल में हो कि हमें ये रोल, ये भी प्रेजेंट रोल नहीं है, बड़ा मुश्किल रोल होगा। लेकिन मुझे खतरा इस बात का कि हालात ऐसे जा रहे हैं कि चाहे या ना चाहे ये थर्ड पार्टी आर्बिट्रेशन के बगैर मुमकिन नहीं होगा। तो फिर एवरीबडी टेक्स ए पाउंड ऑफ फ्लेश,
कोई अल्लाह के वास्ते कोई आर्बिट्रेशन नहीं करता, कोई आगे मामले रिजॉल्व नहीं करता। और इसलिए आई एम स्केप्टिक। मोहम्मद मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने का। एक बलोची, एक बलोचिस्तान का रहने वाला अपने घर के अंदर पीने वाला पानी 7-8 किलोमीटर दूर लेने के लिए यहाँ पर आता है। कोई जानवर और ये इंसान इकट्ठे पानी पीते नजर आ जाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं बलोचिस्तान में सिबी और जाफराबाद के बिल्कुल दरमियान में खड़ा हूँ। बलोचिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है ये आपको दिखाते हैं कि ये शख्स, ये पानी जो है इसका आप कलर देख लें। मैं उल्टाता हूँ इसको। ये पीने वाला पानी है, ये पीने वाला पानी है। हमारे इस पानी से कपड़े भी नहीं धोए जा सकते पंजाब के अंदर रहने वाले लोगों को, लेकिन ये लोग ये पानी पीते हैं। ये दिखाइएगा जरा, ये नीचे पानी का कलर देखें आप, और ये पानी सारा इधर से भरते हैं। ये हमारे साथ एक बंदा मौजूद है यहाँ पर, उससे भी बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत कम उर्दू जानते हैं, बलोची हैं। भाई, ये पानी किस लिए इस्तेमाल करते हो आप? बोला पीने के लिए। पीने के लिए क्या वजह है? तो यहाँ पर तो साफ पानी का इंतजाम नहीं है आपका? कितनी दूर जाएगा यहाँ से ये पानी? ये पानी सर वो जो टावर है वो दूर से हमारे। अंदाजन कितना किलोमीटर दूर? अंदाजन 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर पीने वाला वो पानी जो हम अपने कपड़े भी नहीं धो सकते, और 7-8 किलोमीटर दूर एक बलोची, एक बलोचिस्तान का रहने वाला अपने घर के अंदर पीने वाला पानी 7-8 किलोमीटर दूर लेने के लिए यहाँ पर आता है। और यहाँ पर जब आता है और यह पानी उसके मुकद्दर में है। अच्छा, इसके साथ वाकई ये पानी पीते हैं आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल वाकई पीते। इसको और मजीद कोई फिल्टर करते हैं कि बस यही है जो कर लिया? यही बस। अच्छा जी हाँ। क्या समझ, दिल नहीं करता साफ पानी पीने को? साफ दिल तो करता है, पानी नहीं है साफ, क्या कर। जी हाँ। तो एक बलोची अगर दूसरे पाकिस्तान में देखे, सारा कुछ है, पानी भी साफ है, सारा कुछ है, सड़कें हैं, सारी सहूलियत है, क्या दिल करता है एक बलोच का? दिल वो करता है, क्या करता है। अच्छा, क्या कहेंगे? आपके बलोच सरदार नहीं ठीक है, आपके साथ हुकूमत ने ठीक कर दी? जी, हुकूमत नहीं करते। अच्छा, तो वजह क्या? आपने नहीं कभी वोट दिया? कभी वोट दिया है। किसको दिया था? मैं जमीयतुल मुस्लिमीन को दिया। उनसे कभी पूछा नहीं है कि ये हमें पानी तो दे दो, कम से कम एक कुआं हमारे गांव में लगा दो? वो बोल रहे हैं मेरे पास नहीं है। अच्छा, वो है। अगर उसके पास नहीं है तो किसके पास है? नहीं, कभी उससे सवाल क्यों नहीं करते? भाई, हमने तुम्हें वोट दिया है। जी हाँ, मुझे पता नहीं सर। नहीं, कभी दिल में नहीं ख्याल आता यार इसको तो मैं, अच्छा वोट ले आया, उसने क्या कहा होगा कि मैं पानी भी दूंगा, तालीम ने तो कहा, पर नहीं चढ़ा सर, हम क्या करें? हम क्या करें? बेसिकली ये है हमारा अलमिया। ये एक आप देख सकते हैं बलोची, ये सारे इसके सामने ये जो है सारे जो पानी वाले डब्बे इस वक्त भर लिए हैं, और ये इस वक्त ये रक्षा है, ये दिखाइएगा अब्दुर्रहमान भाई, ये रक्षा है, इस पे भरकर ये 7 से 8 किलोमीटर दूर पीने वाला पानी लेके जा रहा है। तो क्या ये, अच्छा, जब ये पानी और रोटी के लिए 7-8 किलोमीटर जब मुशक्कत करेगा, क्या इसको जिंदगी गुजारने के लिए और किसी चीज की डिमांड करेगा अपने सियासतदानों से? कभी भी नहीं करेगा। ये इस जंजाल से, इस झंझट से निकलेगा तो किसी और चीज की डिमांड करेगा। इसके बच्चे अगर पानी भरते रहेंगे तो स्कूल कहाँ से जाएंगे? और जब जारी बात है, हुक्मरानों को तो ऐसे ही लोग चाहिए जो डिमांड ही ना करें, जो अपने रोटी पानी के चक्कर में पड़े रहे। जब ये रोटी पानी पूरा करेंगे तो जारी बात है, ये कहाँ से और कोई डिमांड कर सकते हैं? तो ये जो है ना बलोचिस्तान का अलमी है। हमारे साथ यहाँ पर एक और भी जो मुकामी यहाँ के शख्स मौजूद हैं। क्या हाल है जी आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे बलोची, ये पानी की सूरत हाल में तो देख के हैरान हो गए। हम तो वॉशरूम के अंदर भी अपने ऐसा पानी नहीं इस्तेमाल करते। बस हम तो यहाँ पे खाने पीने में सब नहीं इस्तेमाल करते, और ये पानी वो साथी इसी में से जानवर भी पीते हैं, बकरियाँ इसी में से, कुत्ते इसी में से, गधे इसी में से, हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी सहूलत है नहीं। अच्छा, ये जो अल्फाज बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर जानवर भी पानी पीते हैं, बेसिकली 2 टाइम होते हैं ना, एक सुबह का टाइम होता है और एक शाम का टाइम होता है। जब आपको जानवर और ये इंसान इकट्ठे पानी पीते नज़र आ जाते हैं, तो ये बेसिकली जो इस वक्त दरमियाना टाइम चल रहा है ना, तो इस वक्त आपको जानवर नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं
यहाँ से जानवर भी पानी पीते हैं। अगर फर्ज करें जानवर नहीं पीते तो क्या ये कोई हाल है? एक पाकिस्तानी वोट को इज्जत देने वाले किधर हैं? ये देखें, यहाँ से पानी पीते हैं ये लोग। मैं कहता हूँ सवाल है कि पानी नहीं यहाँ से जानवर पीते, लेकिन ये जानवरों की तरह से यहाँ से इंसान पानी लेके जाता है। तो अच्छा, आपने भी नहीं कभी डिमांड की अपने सियासतदानों से? डिमांड तो बहुत करते हैं, लेकिन सियासतदान अपने पेट के भरने के चक्कर में है तो आवाम को क्या देंगे वो। यहाँ पर एक और भी आया। साईं, क्या करने आए यहाँ पर? पानी यहाँ क्या करने आए हो? पानी लेने? किस लिए? फसल काट रहे हैं। अच्छा, तो नहीं, इसको पीते भी हो पानी को? इसी पानी को पीते हो? ये वाला पानी कैसे भरते हो? आओ जरा मुझे दिखाओ। ये देखिए, ये सूरत हाल है। ये बच्चा है, सर्दी है, अब ये देखेंगे पानी भरने शुरू हो गए हैं। लो जी, ये पानी पिएंगे। ये है पाकिस्तान। दुनिया चांद पर जाके खरीदारी कर रही है, वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद रही है, और यहाँ पर जो बलोच है, जो पाकिस्तानी है, उसको पीने वाला साफ पानी में असर नहीं है। ये देखें, जब आपके सामने ये पानी भर रहे हैं। अच्छा, इतना वेस्ट करते हैं हम लोग पानी। इसके हाथ देखें, उसने हाथ भी नहीं धोए और उसी हाथ से पानी भरना शुरू हो गया। खुदारा, मैं तो अल्लाह जानता है कि अल्फाज नहीं है कि इससे बदतर जिंदगी क्या हो सकती है। सिर्फ जानवर और इंसान में यहाँ पर सिर्फ एक फ़र्क है कि जानवर को बांध दिया जाता है और इंसान बेसिकली बंधा नहीं जा सकता। हाल वही है। क्यों जी, क्या कहेंगे? वही हाल है ना। यानी कि जानवर और इंसान में इतना सही फ़र्क है कि जानवर को बांधा जाता है, यहाँ पर इंसान खुला हुआ है, लेकिन हालात एक जैसे ही हैं। पाकिस्तान के तमाम मुखय्यर हज़रात जो कि नेकी का जज्बा रखते हैं, के पास एक साहबी है, उन्होंने कहा कि मैं सदका करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बेहतरीन सदका अपनी माँ के नाम का कुआँ बना दो। तो बहरहाल ये एक जिंदा तस्वीर है आपके सामने। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में रिलीफ का काम करते हैं, पानी मुहैया करते हैं, कुएँ खुलवाते हैं। तो अगर आप में से कोई इस कार्य खैर का हिस्सा बनना चाहता है तो आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो है प्लेटफॉर्म भी देंगे, आपको यहाँ पर पहुँचाएंगे भी और आपको यहाँ पर दिखाएंगे भी कि एक बलोची किस तरह ज़िंदगी गुजारता है। तो ये सारी सूरत हाल थी। ये बलूचिस्तान से आपको मैंने अपडेट की कि बलोच इस वक्त बलूचिस्तान में किस महरूमी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है और क्या इंसान और क्या जानवर। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, देखते रहे बागी टीवी।